हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा और स्वागत है आपका अभ्युदय की इस ऑनलाइन क्लास में। फटाफट आप सभी आ जाए ताकि आज के सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। जी, आज हम बात करने वाले हैं आईटी के बारे में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर हम बायोलॉजी की बात करें तो फिर ये आईटी क्यों। आपको पता होगा कि आईटी सेगमेंट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फील्ड में आता है, वो हमने किया तो था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई। इसी कारण से आज इस आईटी को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी आ जाए ताकि आज का ये सेशन जो है स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इस आईटी सेगमेंट के बारे में तो ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आजकल के विश्व की जब हम बात करते हैं तो बिना आईटी के तो संभव है ही नहीं। आप अगर मुझे देख भी पा रहे हो, मुझे सुन भी पा रहे हो, तो ये जो है वो आईटी के द्वारा ही संभव है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये क्लास के बारे में तो हमें पहले से पता चल गया, लेकिन फिर भी लाइव है। जी हाँ, ये आईटी के द्वारा तो ये संभव हो पाया। यानी कि इस लेक्चर को मैंने स्टूडियो में पहले रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपलोड कर दिया, और आज इस समय आप जो मेरी क्लास देख रहे हो वो भी लाइव, वो आईटी का तो कमाल है। तो सोचो कि आईटी जो है कितना अच्छा टॉपिक है। चलो इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आईटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कितने जनरेशन का होता है, बट वो हम बायोलॉजी वाला में सेगमेंट में देख लेंगे जब हम जनरल साइंस में पढ़ेंगे तब। यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेंस की बात भी कर लो, या फिर आप बोल सकते हो कि सर ये जो टॉपिक है हम प्री में भी आता है। तो जो मेन टॉपिक है आईटी के तहत हम उसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर तो बहुत सारे सुने होंगे आपने, बट ये सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सी बला है या क्या होता है? हमारे पास कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर है, और आज के समय में सुपर कंप्यूटर की जब हम बात करें तो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है उसकी भी बात करेंगे। या फिर अगर बोला जाए ये जो सुपर कंप्यूटर वर्ड है वो किस कंप्यूटर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या था, ये भी तो क्वेश्चन आते हैं पीटी में। तो देखो, अगर हम बात करें कि सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो सुपर कंप्यूटर क्या है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है। आराम से क्या कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। A computer with a high level of computing performance compared to a general purpose computer and performance measure in flop. Flop means floating point operation per second। यानी कि अगर हम बात करें कि एक सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर की तुलना में, जो भी नॉर्मल कंप्यूटर हम यूज करते हैं, या अगर आप इस वीडियो को जो देख रहे हो आप अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हो या फिर मोबाइल पे तो देख ही रहोगे, बट कंप्यूटर में अगर देख रहे हो तो वो एक सामान्य प्रयोजन का एक कंप्यूटर है। या फिर जो अगर मैं अपने लैपटॉप से जो ये शूट कर रहा हूँ, ये भी जो कंप्यूटर है ये क्या है, एक प्रकार का जनरल कंप्यूटर है। तो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर के कंप्यूटिंग प्रदर्शन करने वाला कंप्यूटर और फ्लॉप्स में मापा गया प्रदर्शन ही क्या है, सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज में नहीं होती, वो किस में होती है, फ्लॉप्स में होती है। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स भी बोल सकते हैं उसको आगे जाकर। फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकेंड। समझ में आ रहा है? यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें उसकी स्पीड जो गीगाहर्ट्ज में होती है, और अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की तो उसकी फ्लॉप्स में होती है। तो अगली बार जब आप फ्लॉप्स का नाम सुने तो समझ जाइए सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, और ये सामान्य कंप्यूटर की जब हम बात करें उससे कई गुना फास्टेस्ट है गाइस। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि सर ये बताओ कि सुपर कंप्यूटर में ऐसी कौन सी खास बात है जो ये जनरल कंप्यूटर से इन्हें अलग बनाती है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि दो खास बात है सुपर कंप्यूटर में। पहला क्या कि एक तो इसकी स्पीड, और दूसरा इसकी ग्रेट मेमोरी। मतलब ग्रेट तो लगा दिया है कि भाई हाँ ठीक है भाई, सुपर कंप्यूटर की एक स्पीड और उसकी जो मेमोरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब सबसे ज्यादा का मतलब आप बोल सकते हो हजारों गुना हो सकती है, लाखों गुना हो सकती है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के जो ये दो चीजें जो हैं सुपर कंप्यूटर को एक अलग बनाती है। ठीक है, जैसे अभी तो मैंने बता ही दिया कि अगर हम बात करें कि सुपर कंप्यूटर का जो हम मापते हैं वो हम किस में, पेटाफ्लॉप में मापते हैं। तो हमारे पास अभी तक में कौन सा सुपर कंप्यूटर है, वो कितने पेटाफ्लॉप का है वो कमेंट करके बताएंगे। और दुनिया के पास सबसे ज्यादा पावर वाला सुपर कंप्यूटर कौन है, वो भी कौन सा है, वो भी कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं सारे कमेंट आपके देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास अभी ये चल तो रही है बट मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा, मैं आपके कमेंट जरूर देख रहा हूँ।
देखो बाबा रे बाबा, देख सकते हो कि मेमोरी की जब हम बात करें, इसकी जो एवरेज मेमोरी होती है वो कितनी होती है, 21, 2.5, 17, 10 लाख। 25 भाई, 2500। समझ में आ रहा है कितना हो रहा है, कितना हो गया, इतने इतने गुना जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर से जो है ये फास्टेड है भाई। एक दो गुना नहीं है, हजार गुना नहीं है, लाखों गुना की हम बात कर रहे हैं। लाखों गुना जो है इसका इसकी स्पीड होती है, इसकी मेमोरी का जो है नॉर्मल कंप्यूटर से इसकी स्पीड अधिक होती है। तो यार सुपर कंप्यूटर तो इतना तो होना चाहिए। दूसरा, अगर देखा जाएगा इसके, अगर हम बात करें कि इसका यूज हम क्यों कहाँ कर सकते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का यूज बेसिकली क्या किया जाता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स और हग स्टैंडर्ड के जो डाटाज होते हैं, आप बोल सकते हो कि बहुत अधिक जटिल और विशाल समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वैसे भी हम लोग जो जनरल कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो जनरल कंप्यूटर अगर हम बना भी रहे हैं तो उसमें भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। कौन सा इसमें चिप लगेगा, इसकी मेमोरी क्या होगी, किस तरीके से काम करेगा, तो ये सबको डिजाइन करने के लिए सुपर कंप्यूटर। मैं एक सामान्य तौर पे ये बोल सकता हूँ कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लो, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करो, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लो, कम्युनिकेशन सेक्टर की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, इन सभी के पास जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है। क्योंकि ये एक तो इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, मेमोरी बहुत अधिक होती है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो डाटाज होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने में भी मदद करता है। अगर हम बात करें कि सुपर कंप्यूटर क्या क्या करता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, तो देखो एप्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे पहला क्या, एकेडमिक रिसर्च। मतलब जितनी भी एकेडमिक रिसर्च होते हैं, एकेडमिक रिसर्च का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में, सारे सारे सेक्टर्स की बात करो, उनमें किया जा सकता है। वेदर और क्लाइमेट जो है उसको पता करने के लिए किया जा सकता है। जो वेदर फोरकास्टिंग होती है ना क्लाइमेट की, आपको पता चल जाता है भविष्यवाणी कि भाई हाँ बारिश होने वाली है, ओले पड़ेंगे, ये वो इज दैट। तो कैसे पता चलता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम सुपर कंप्यूटर से यूज करते हैं। दूसरा, मेडिसिन की डिस्कवरी में इसका यूज किया जा सकता है। भाई मेडिसिन का मतलब ऐसा नहीं कि केवल ये जो हम दवा खाते हैं उसमें, आजकल स्टेम जो टेक्नोलॉजी है, स्टेम टेक्नोलॉजी पता है ना, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी मैंने बताया भी था, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको स्टेम सेल के बारे में बताया था, इसमें आईपीएस सेल के बारे में बताया था। आईपीएस सेल, ये आईपीएस सेल क्या है आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो उसमें जो आईपीएस सेल के अंदर में जो हमने क्या किया था, जो जीन को मॉडिफाई किया था हमने, कुछ सर्टेन जीन को जो डाला था, हम ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि हम कौन सा जीन डाल रहे हैं या किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सब के सब किसकी वजह से, सुपर कंप्यूटर की वजह से सॉल्व पाता है। इसके बाद मॉनसून फोरकास्टिंग में, बिग डाटा माइनिंग में, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में, यानी कि ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि आप पूछो कि सर कौन कौन सा एप्लीकेशन है, बट आपके माइंड में जितने भी इंडस्ट्री आ रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, उन सभी के अंदर में हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं देख सकूं। आप सभी के कमेंट, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा, आप सभी के कमेंट मैं देख रहा हूं, मैं देख सकूं कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से चीजें मतलब वहां पे वो कर रहे हो। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड। तो भाई दो ही तो होगी हिस्ट्री, या तो आप बोल सकते हो कि सर पूरी दुनिया में हिस्ट्री, पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटर जो है वो कब आया, कहाँ से आया, कहाँ पे यूज किया गया, और हमारे भारत में। तो ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करें, पहला सुपर कंप्यूटर 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए नियंत्रण डेटा निगम में सैमूर क्रे द्वारा 1957 में बनाया गया था। ये एक इंफॉर्मेशन है, हालांकि बहुत अलग अलग बुक में जो है अलग अलग दिया हुआ है, बट लेकिन ये जो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिया है एक अच्छे सोर्स से लिया है, ठीक है। तो अगर आप कहीं और भी देख रहे हो तो डाल सकते हो, बट ये फैक्ट आप मतलब इसको मान्यता देना। गाइस ध्यान दीजिएगा कि पहला जो है CDC 1604 एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसने क्या किया था, रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब को, किसके द्वारा, ट्रांजिस्टर में। पहले के सुपर कंप्यूटर में जो है ना सर्किट का यूज नहीं होता था, उसमें हम ना वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। दो सर्किट होता था, मतलब दो प्रकार के सर्किट को जोड़ने के लिए आपस में हम क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। लेकिन बाद में जो है ट्रांजिस्टर ने इसका रूप ले लिया, और जो ट्रांजिस्टर था पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा, CDC 1610 था। क्लियर है, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं जो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ध्यान दीजिएगा।
ये यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि सर जो टर्म आया सुपर कंप्यूटर, वो किस कंप्यूटर को कहा गया? मतलब सुपर कंप्यूटर ऐसा तो नहीं कि हमने बना लिया और हमने सुपर ही कंप्यूटर बनाया। भाई सुपर कंप्यूटर तो बहुत सारे हो सकते हैं। कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिससे हमने बोला कि हाँ यार ये इतना बहुत फास्टेस्ट है इसलिए इसका नाम सुपर कंप्यूटर होना चाहिए? तो वो था गाइस CDC660। ये मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था, पेपर में या फिर कहीं क्वेश्चन देखा था, जिसमें लिखा था कि जो पहला कंप्यूटर है, किस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? CDC660। क्लियर है? चलो, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया के बारे में, तो देखो पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, जिसे परम 8000 कहा गया। तो परम 8000 को आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई ये जो है हमारा पहला सुपर। देखो ऐसा नहीं कि भारत में पहला कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर जो है ये पहला जो है स्वदेशी रूप से तो विकसित किया गया था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीजें जो है इसमें रशिया ने भी अपनी असिस्ट की थी, थोड़ी बहुत मदद करी थी हमारी। और अगर आप बोलोगे सर क्या पहला सुपर कंप्यूटर हमारे भारत में यही आया था, तो नहीं, ये नहीं आया था। हमने अमेरिका से मांगा था कि भाई आप हमें सुपर कंप्यूटर दे दो, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया आपको हम नहीं देंगे, हम क्यों देंगे। तो फिर रशिया ने क्या किया, पहले उन्होंने अपना दिया कंप्यूटर, फिर हम यूज किए, फिर दे दिए हमने परम 8000 को हमने बनाया उनकी मदद से। ठीक है गाइस, रूसियन अगर हम बात करें रूस के सहयोग से परम इस 8000 को हमने क्या क्या रिप्लिकेट किया और इंस्टॉल किया कहाँ पे? आपका ICAD मॉस्को में 1991 के अंदर में। ठीक है, और अगर हम बात करें जुलाई 2016 तक, हालांकि ये तो बहुत पुराना है फिर भी सुनो, जुलाई 2016 तक जो है इंडिया के 9 सुपर कंप्यूटर जो थे वो टॉप 500 में थे, लेकिन टॉप 10 में नहीं। भाई टॉप 10 में अभी पहुंचने के लिए ना हमें लगता है अभी 10 साल और लगे, 10 साल से भी मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा लगेगा। हालांकि भारतवासियों को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर लेता है, लेकिन अभी फिलहाल जो कंडीशन है हमारी और वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर की, तो अभी टॉप 10 आने में मुझे लगता है अभी 10-12 साल और लगेंगे। अब क्यों लगेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, वो आपको अच्छे तरीके से पता है। तो चलो अब हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, मतलब हम एक बार पता कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से सुपर कंप्यूटर अभी फिलहाल है। तो पहले अगर हम बात करें, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हमारे पास हैं, जिसमें से कुछ का नाम ले रहा हूँ मैं, ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ हमारे पास ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो हमारे पास अभी कौन सा सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है जो सबसे सबसे टॉप पे, वो अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, वरना मैं तो बताऊंगा ही। तो पहला हम बात करते हैं पेस के बारे में। पेस का पूरा नाम क्या है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटिंग एंड एवोल्यूशन। ये तो पता, नाम से पता चल गया होगा कि भाई ये एरोडायनेमिक्स का मतलब ये कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर का है। हाँ जी, ये क्या है कि जो मिसाइल जो हम बनाते हैं या जितने भी कॉम्बैक्ट एरोप्लेन बनाते हैं, जो भी युद्धक हवाई जहाज है, जो भी मिसाइल बनाएंगे, चाहे अग्नि हो, पृथ्वी कोई भी हो, ब्रह्मोस हो, तो भाई उसकी डिजाइन, वो कितने किलोमीटर तक जाएगा, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, उसमें कितना वारहेड लगा होगा, कौन सा फ्यूल लगा होगा, कौन सा रैमजेट लगेगा, स्क्रैमजेट लगेगा, कौन सा इंजन लगेगा। तो ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए, डिज़ाइन को तोड़ने और जोड़ने के लिए तो हमें एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी ना। तो ये जो पेस है वो किसको दिया गया है? समझ लो डिफेंस सेक्टर को ये जो है दिया गया है। इसके अलावा हमने अभी परम जो 8000 है उसका एडवांस वर्जन बना लिया, परम 10,000। इसकी स्पीड कितनी है? 100 गीगा फ्लॉप्स है, पेटाफ्लॉप्स नहीं, गीगा फ्लॉप्स है। और इसमें जो प्रोसेसर का यूज किया गया है वो है अल्ट्रा स्पेयर 2। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास परम सीरीज के बहुत सारे क्या है सुपर कंप्यूटर है, जिसमें परम अनंत, परम सरिता, परम पदम, परम नेट 2, कबरू, सागा 220, एका, परम विलियम, परम सावक। अब परम नाम से सारे कंप्यूटर हमारे क्यों हैं, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो मुझे बताएं, सॉरी पता है तो मुझे बताएं, और नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? डाटा आईप्लेक्स, ठीक है, DXC360M4। ये जो डाटा आईप्लेक्स है, इसमें जो प्रोसेसर का यूज किया गया है वो Xeon E5 प्रोसेसर का उपयोग किया गया। ठीक है, यहाँ कॉमा देना मैंने भूल गया, कॉमा ले लो। और इसकी स्पीड कितनी है? 0.7 पेटाफ्लॉप्स है। और गाइस ध्यान रखना कि जो आई डाटा प्लेक्स है इसी को हम पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वी हमारे पास मिसाइल है ना, तो पृथ्वी हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर भी है। इसके अलावा सहस्त्र टी, जो अभी कुछ दिन पहले तक हमारा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, इसमें इंटेल का Xeon और Xeon PH प्रोसेसर का उपयोग किया गया है।
इसकी स्पीड जो है 1.4 पेटाफ्लॉप है। कितनी? 1.4 पेटाफ्लॉप। अब अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हमारे पास जो सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फिलहाल की बात करें कौन है, तो वो है प्रत्यूष और मिहिर। ध्यान रखना, ये हमारे पास फिलहाल का सुपर कंप्यूटर है जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, प्रत्यूष और मिहिर। इसमें जो है प्रोसेसर यूज किया गया है Xeon ब्रॉडवेल E5-2695 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इसकी स्पीड जो है वो 4 से लेकर 6.8 पेटाफ्लॉप है और इसका उपयोग वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च के लिए किया गया है। तो हमारे पास जो भी फिलहाल सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, वो 4 से लेकर के 6.8 पेटाफ्लॉप है। लेकिन अभी आपने एक और सुपर कंप्यूटर का नाम सुना होगा जिसका नाम है परम सिद्धि। अभी ये बोल रहे हैं कि लोग, अभी जो हमारे पास जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, वो परम सिद्धि है। ठीक है, देखो परम सिद्धि तो मैं बोलूंगा कि हाँ फास्टेस्ट है, इसकी स्पीड भी इतनी है, 4 से लेकर 6.8 पेटाफ्लॉप है। लेकिन फिर बोलोगे सर ये दोनों में अंतर क्या है? भाई इसकी स्पीड, जैसे प्रत्यूष और मिहिर की स्पीड कितनी है? 4 से लेकर 6.8, 7 मान लो, इतनी स्पीड है पेटाफ्लॉप। तो अब अगर हम परम सिद्धि की बात करें, उसकी भी स्पीड इतनी है, लेकिन गाइस ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यानी कि ये जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गया ना, जो मैंने आपको बताया था रोबोटिक्स में, ये बहुत सारे काम खुद ब खुद करेगा बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के। तो कहीं ना कहीं स्पीड अगर इतनी ही हो और अगर वो आईटी हो, मतलब समझ लो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला हो, तो यार मायने रखता है अपने आप में। तो हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आप परम सिद्धि का नाम लेना और ये कह देना कि इसकी स्पीड इतनी ही है, लेकिन ये एक क्या है, एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इज इट क्लियर? तो ये जो है हमारे पास जो है सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, सर ये तो चलो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आपने बता दिया कि ये तो है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की जब बात की जाए तो वर्ल्ड के पास सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? जब सुनोगे ना तो बोलोगे सर कहाँ वो और कहाँ हम। बिल्कुल सही। देखो, अगर आप बात करो पूरे वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर के बारे में कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो हम एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर में जो सबसे पहला नाम आता है वो अमेरिका का नहीं आता, रशिया का भी नहीं आता, चाइना का भी नहीं आता। किसका आता है पता है? वो आता है जापान का, और उनका नाम जो है वो है फुगाकू। स्पीड देख लो भाई साहब कितना है, 415.5 पेटाफ्लॉप, और हमारे पास कितना है, 4 से लेकर 7 पेटाफ्लॉप। मतलब कितना गुना है, अब तो छोड़ दो कितना गुना है। अब सोचो वो आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। एक छोटा सा देखो, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी मगर मोटी बात। हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं होगा। हम मेडिकल के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, हम स्पेस के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप में से बहुत लोग जो है ना, वो आज मैं देखता हूँ फेसबुक पे कमेंट करते रहते हैं कि अमेरिका जो है वो इतना अच्छा वेपन बना रहा है, रशिया बना रहा है, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है, हमारे पास बुद्धिमत्ता वाले भी लोग हैं। अरे भाई साहब, इन सबको जोड़ने के लिए सिस्टम की तो आवश्यकता होगी, वही नहीं होगा तो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। आप सिंपल सा सोचो कि मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ, आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब मान लो कि मेरे पास सिस्टम नहीं हो, मेरे पास स्टूडियो ना हो, मैं क्या करूँ, डायरेक्ट एक स्मार्टफोन ले लूँ और उससे क्या कर दूँ, उसमें फोन पे पढ़ाना स्टार्ट, बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूँ। तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर दिखाई नहीं दे रहा, सर थोड़ा बड़ा लिखो, सर थोड़ा छोटा लिखो, सर इंटरेस्ट नहीं लग रहा। तो ये सब किसकी वजह से, आप ये समझ में आ रहा है ये वीडियो किससे अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा हूँ। तो चाहे आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर लो, चाहे मेडिसिन की बात कर लो, चाहे आप हेल्थ सेक्टर की बात कर लो, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात कर लो, चाहे आप स्पेस टेक की बात कर लो, मतलब सबकी बात कर लो। बट वही वाली बात कि 100 बात अलग और एक बात अलग, उन सबके फील्ड में काम करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, गणना करने वाली मशीन होनी चाहिए। हमारे पास वही कितना पेटाफ्लॉप का है, 7 पेटाफ्लॉप का, तो हम कहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। आप सोचो फुगाकू की बात करें, जापान का है 415, यार बहुत होता है। सोचो कितनी, मतलब एक सुपर कंप्यूटर की बात करो 25 लाख गुना फास्टेस्ट होता है नॉर्मल कंप्यूटर से, ये कितना होगा, समझ में आ रहा है। यानी कि सुपर कंप्यूटर किसी के पास है तो समझ लो आज के समय में वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है SUMMIT, ठीक है, यूएस का है और इसकी जो पेटाफ्लॉप है वो कितनी है, 148.6 पेटाफ्लॉप है, ठीक है। और इसे कहाँ रखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ओ में रखा गया है। फिर भी ठीक है, मतलब अगर फुगाकू की बात करें और सुमित की बात करें, ठीक है मतलब।
उसके बाद जो है SIERRA 97.6 पेटाफ्लॉप की स्पीड है, कैलिफोर्निया यूएस में रखा गया इसे। सनवे तिहाई, ये पहले आया था बहुत साल पहले, ये चाइना का है 993.01। उसके बाद आएगा तिहानी 2, ये भी चाइना का है 33.86 पेटाफ्लॉप पे। टाइटन है यूएसए का 17 है, ठीक है, यूएसए का फिर 17 आ गया है चुका है। उसके बाद जो आपका के जापान का है, उसके बाद मीरा है यूएसए का, उसके बाद परम सिद्धि अपना है AI। फिर आप बोल सकते हो भाई परम सिद्धि कितना है यार, 7-8 है। तो कहाँ 7-8 और कहाँ आपका जा करके कितना है, मतलब क्या लगता है अभी कितने साल में हम इसको कर पाएंगे? लगभग 10 साल तो चाहिए, ठीक है। तो ये है सुपर कंप्यूटर। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा क्या पूरा ही समझ में आ गया होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। चलो हम IT के फील्ड में आगे बढ़ते हैं कि सर IT में सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है। भाई कम्युनिकेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की बात करें, तो अभी तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि भाई कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। लेकिन इससे पहले आप ये जानो कि सर कम्युनिकेशन होता कैसे है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और आपकी आवाज़ अगर मेरे तक पहुँच जाए तो आपस में कम्युनिकेशन माना जाता है। तो कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होता है, एक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन और एक होता है आपका जाकर डिजिटल कम्युनिकेशन। सुना होगा आपने, थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि एनालॉग और डिजिटल में क्या होता है। देखो एनालॉग की जब हम बात करें तो एनालॉग संचार मूल जानकारी को समकक्ष एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। यानी कि जो एनालॉग कम्युनिकेशन होता है वो जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, चाहे वो वॉइस की हो, वॉइस की मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ और ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, इसको किस में आपका एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। एनालॉग संचार मूल जानकारी को किस में चेंज कर रहा है, एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो किस में, एनालॉग में चेंज हो जाती है। इसमें जो है एनालॉग में कोई भी कोडिंग संभव नहीं होती, इसमें कोई कोडिंग नहीं करते। कोडिंग जैसे अभी आप जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब कोडिंग की जाती है ना, इसमें कोई कोडिंग नहीं होता। और इसके अंदर में जो नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप बात करोगे इससे तो वॉइस बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, ये जो गुप्त प्रसार जितने भी होते हैं, मतलब गुप्त जितने भी सीक्रेट ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे सेना, पुलिस जो लोग होते हैं, मिलिट्री लोग, इसमें यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। और इसके लिए जो बैंडविड्थ जो होती है वो काफ़ी कम होती है, और ये सिग्नल जो है इस तरीके से चलते हैं। आप लोग इसे समझ में नहीं आया, देखो मैं आपको बताऊँ। एनालॉग सिग्नल जो है उसको इस तरीके से समझो, बेसिक फ़ोन का मतलब आज से कुछ साल पहले जो है हम सभी के घर में टेलीफोन हुआ करता था, है ना, टेलीफोन, उस पर नंबर लगाते थे, बात करते थे, तो वो एनालॉग कम्युनिकेशन पे काम करता था। मतलब उसमें एक तो कोई कोडिंग नहीं थी, एक तार के थ्रू जाती थी, बैंडविड्थ कम लगती थी, और इसको बीच में कोई भी क्या करता, पोल पे चढ़ के तार का अगर कनेक्शन कर लिया तो क्या हो जाता था, तो आपका जो कि किसी दूसरे के फ़ोन को सुना जा सकता था, या फिर एक ही लाइन से बार बार किसी को कॉल करके किसी और का बिल आता था। अगर आपके घर में भी पहला बेसिक फ़ोन होगा तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल होती होगी कि भाई एक महीना 3000 का बिल आया तो एक महीना 10,000 का बिल आ गया, और पता ही चल रहा कि 10,000 का बिल कैसे आया। तो ये इसी की वजह से, और आवाज़ भी बहुत ख़राब आती थी। अगर आप बोलते तो हेलो, सामने लोग को बहुत स्लो सुनाई पड़ती थी, आपको तेज बोलना पड़ता था, आवाज़ खिच 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 करती थी। तो वो जो था वो एनालॉग कम्युनिकेशन था। लेकिन अगर हम बात करें अब के बारे में, तो अब है डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें मूल जानकारी को किस में चेंज कर देते हैं हम, डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। और ये जो डिजिटल सिग्नल है, ये बेसिकली क्या होता है कि इसको सही करने के लिए, मतलब अगर मान लो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोडिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इन डिजिटल कम्युनिकेशन द कोडिंग टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर। कोई भी अगर एरर आ जाए तो उसमें हम कोडिंग का उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि हम इसमें कोडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, ये सेना के लिए क्या होगी, अच्छी होगी, और इसमें जो नॉइज होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती, ठीक है। और ये कोडिंग टेक्निक के कारण ये पुलिस, सेना आदि के लिए भी उपयुक्त है। आप बोलोगे सर नॉइज नहीं आती, मतलब भाई अब ठंड का टाइम आ रहा है, अब देखो ठंड के टाइम की बात करें, आराम से आप कंबल के अंदर घुस जाओ, आराम से अपने दोस्त को फ़ोन लगाओ और आराम से कान पिला के धीरे धीरे बोलो, आपके बगल में जो सोएगा उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने वालों को आपकी आवाज़ सुन जाएगी, इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी होती है। मतलब इसमें जो है नॉइज़ नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं आती, क्लियर है। कोडिंग तकनीक है, इस कारण से ये पुलिस और सेना के लिए उपयुक्त है कि हम कोडिंग करके आराम से क्या कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब आप बोल सकते हो जो मूल जानकारी, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। इसके लिए जो होती है अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से ये डिजिटल सिग्नल चलती है, क्लियर है।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है तो बच्चों आप कमेंट करके मुझे बताएं। क्यों? क्योंकि आप कमेंट मैं देख रहा हूं, ध्यान रखना आपका, ठीक है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। भाई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के? तो पहला क्या है, इसका उपयोग जो है डिजिटल का, क्योंकि हम बात डिजिटल की कर रहे हैं भाई, जो एनालॉग तो वो बहुत पुराने समय की बात है, अब हम डिजिटल का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकते हैं? पहला तो क्या, इसका उपयोग सुरक्षित संचार और मिसाइल मार्गदर्शन के लिए सैन्य अनुप्रयोग में किया जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं जितने भी मिलिट्री एप्लीकेशन है ना, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, मिसाइल को गाइड कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखते होगे तो देखो वो क्या करते हैं कि भाई दिखाते हैं किसी भी दुश्मन देश के मिसाइल को हैक कैसे कर लेना। भाई ऐसा नहीं कि हैक नहीं हो सकता है, बड़े बड़े हैकर बैठे हैं, लेकिन थोड़ा हैक करना इसको थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर मान लो हैक कर भी लिया तो तुरंत क्या कर सकते हैं, कोडिंग चेंज कर सकते हैं। कई अगर हॉलीवुड की मूवी अगर आप देखते होंगे तो इस तरीके की चीज देखी होगी आपने कि मान लो अमेरिका किसी और की या फिर चाइना किसी और की मिसाइल को हैक कर लेता है, तो हैक करता है तो सारे के सारे हथियार उनके कब्जे में तो आ जाते हैं, लेकिन समय रहते ही क्या किया जाता है, उन्हें वापस से कोडिंग के जरिए वापस से क्या कर लिया जाता है, अपने अपने मतलब उसमें कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है ये जो है एक सुरक्षित जो है वो एक मीडियम हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। दूसरा, इसका उपयोग गाइस इमेज प्रोसेसिंग में, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, रोबोटिक विजन और इमेज के इन्हेंसमेंट के लिए कर सकते हैं। और बेसिक सी बात है, अगर कोई इमेज का प्रोसेसिंग हो रहा है किसी भी पेटेंट, मतलब आप आजकल क्या होता है, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये बोल रहा है इमेज प्रोसेसिंग फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन। आप सभी की, आपके पास अगर एडवांस फोन होगा तो आपने अपना फोन को लॉक कर दिया, समझ में आ रहा है, अपना फोन को आपने लॉक कर दिया, वो भी लॉक किसके माध्यम से, अपने फेस के माध्यम से। कि मतलब अगर आपके फेस के सामने अगर आपका कैमरा होगा तो आपका फोन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर वही कैमरे को मैं अगर अपने फोन में अपने चेहरे पे लगाऊं, कितनी भी कोशिश करूं, वो फोन ओपन नहीं होगा। तो ये क्या है, आपके चेहरे, कैमरे के थ्रू आपके चेहरे को क्या किया, आपके इमेज को लिया, उसको प्रोसेस करके एक पैटर्न को डिकोड करने के लिए उसका यूज कर लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपका फोन खोल नहीं सकता। पता चला कि आप अपने फोन में बहुत सारा, मतलब आपकी वाइफ मतलब शादीशुदा है मान लो, ठीक है, और आपका जो अकाउंट है वो उसका पासवर्ड आपको भी पता है, आपकी वाइफ को भी पता है। अब लेकिन क्या है, आपने अपने फोन पे क्या कर लिया, एक पैटर्न लॉक लगा लिया कि भाई मेरा फोन जब तक तुम खोल ही नहीं पाओगी तो तुम ट्रांजेक्शन कैसे करोगे। लेकिन आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा होशियार, आप सोए हो और आपने अपने फोन में क्या कर लिया है, फेस का लगा लिया है। अब आपकी वाइफ उठेगी आराम से, उठने के बाद क्या करेगी, आपका फोन आपके चेहरे पे, आप सोए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा लेगी, आपका फोन अनलॉक होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन करना होगा कर लेगी, उसके बाद ट्रांजेक्शन करने के बाद हिस्ट्री सब गायब कर लेंगी। और गायब करने के बाद आप दूसरी बार क्या करोगे, आप पता चलोगे कि भाई आप मेरा पैसा कहाँ गया। आप बोलोगे तुमने लिया तो आप पे वो चढ़ जाएगी, बोलोगे आप कैसे बोल सकते हैं, आपका फोन तो लॉक है, हम कहाँ चोरी किए, बोले ऐसा वैसा होता है। समझ में आ रहा है? तो अब समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने फोन में अगर आपने मतलब इस प्रकार का लॉक लगा के रखा हो तो ध्यान रखना, वाइफ से बच के रहना, गर्लफ्रेंड से बच के रहना, बहन से बच के रहना, उनके पास सभी चीज़ की टोर होती है बच्चों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में। खैर, जो रोबोट की दृष्टि होती है, रोबोट आपको पता होगा, आपके पास तो नेचुरल आईज है ना, आप नेचुरल विजन है, आप कोई भी चीज देख के उठा सकते हो, उसको उसकी जगह पे रख सकते हो। लेकिन रोबोट को कैसे पता चलता है कि कौन वस्तु कहाँ पे है? तो उनके उसमें जो कैमरा लगा होता है ना, वो कैमरा से इमेज को प्रोसेस करता है, और इमेज को प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के रखने में मदद करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। दूसरा गाइस, टेक्स्ट मैसेजिंग आदि के लिए टेलीफोनी में उपयोग की जाने वाली डिजिटल संचार प्रणाली, बिल्कुल सही है। आजकल हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप आराम से, अब तो कितना आसान हो गया, आप किसी को मैसेज भेज दो, फटाक से रीड मार दो, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। लेकिन बाबू अगर आपके सामने वाला अगर होशियार हुआ, आपके एक एक मूवमेंट पे उसकी नजर है, तो उसे तो पता चल जाने वाला है। आए समझ में? तो कोई भी चीज करे, चाहे डिजिटल कम्युनिकेशन कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपके दोस्त के सामने कोई काम नहीं आने वाले। काम केवल आपका दिमाग ही आएगा। आए समझ में? चाहे कितना भी डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए, लेकिन ध्यान रखेंगे अपने दिमाग पे आपको ही भरोसा करके रखना पड़ेगा। तो जो टेक्स्ट मैसेजिंग का जो आप भेजते हो वो कितने आसानी, देखो अभी पहले के जमाने में क्या करते थे, टेक्स्ट तार भेजा जाता था। तार समझ में आ रहा है ना आपको? पहले
तार भेजते थे, कब कितना मिलेगा कब पता नहीं चलता, चिट्ठी भेजी जाती थी। लेकिन अब देखो, अब आप आराम से, अभी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आज समझ में, आप कहाँ कहाँ बैठे हो, आप में से बहुत सारे लोग बंगाल से भी हैं, मतलब कोलकाता से भी हैं, जयपुर से भी हैं, यूपी से भी हैं, दिल्ली से भी हैं। अब देखो आप फटाफट वह कमेंट भी कर रहे हो, मैं यहाँ भी देख भी रहा हूँ। कैसे संभव हो पा रहा है? इसी के द्वारा हो पा रहा है। समझ में आया? वो भी लाइव चल रहा है। लाइव का मतलब मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, मेरी क्लास को सुन रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो टेलीफोनी जो भी सर्विसेज है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, ये किसके थ्रू हुई? ये डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू हुई। आई थिंक आपको ये समझ में आ रही है। समझ में आ रही है कमेंट जरूर करना। इसके अलावा इसका उपयोग अंतरिक्ष संचार में भी किया जाता है, जहां अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर संकेत भेजता हो। इसी सी बात आपको पता होगा हमारे चंद्रयान के बारे में, हमारे मंगलयान के बारे में, या जो भी हमारे पृथ्वी के आउटर जो स्पेस है, जो अर्थ के आउटर स्पेस में जो भी सैटेलाइट हैं, वो आज भी क्या है, लगातार हमें क्या कर रहे हैं, इमेज भेज रहे हैं। तो ये किस प्रकार से हो रहा है? डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है, वहाँ की इमेज हमें दे रहा है। और भी जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, वो भी तो हमें क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। तो ये संभव किसके कारण हो पा रहा है? डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो सोचो डिजिटल कम्युनिकेशन कितना जो है वो मतलब एडवांस है। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर वीडियो को कंप्रेस करने में। भाई आजकल जो भी वीडियो है, जैसे ये वीडियो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही बड़ी फाइल होगी, आए समझ में। ये इसको यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए तो मुझे क्या इसको कंप्रेस करना पड़ेगा ना। तो ये डिजिटल माध्यम से ही होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होगा। जो वीडियो को आप क्या बोल सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। दूसरा स्पीच प्रोसेसिंग, अगर आप कोई भी चीज़, आज जैसे गूगल की बात कर लो, आप बोलते हो हेलो गूगल मुझे इसके बारे में पता करो। या आजकल बहुत सारे लोग, जैसे आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपके दादा, आपके दादी जी हैं, तो इनको तो टाइप करना नहीं आता ना। तो आपने उनको ये सिखाया होगा कि देखो मम्मी, अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सर्च मारना है तो आपको क्या करना, बोल के सर्च मारो। देखो आप यूट्यूब में, अगर आप टीवी देखते हो, उसमें भी ऐड करके आता है कि गूगल पे आप बोलो, आपको जो चाहिए आप बोलो, गूगल बोल देगा आपको। बिल्कुल सही है, आप गूगल को खोलो, आप कुछ भी बोल दो उसमें, आया समझ में, उसका रिजल्ट आपको देगा। तो स्पीच प्रोसेसिंग भी डिजिटल कम्युनिकेशन का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। डिजिटल ऑडियो ट्रांसमिशन, भाई अभी मैं, जैसे अगर आप वहाँ पे हो और मैं यहाँ पे हूँ, जो अगर व्हाट्सअप यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग टेक्स्ट नहीं करते, बट टेक्स्ट मैसेज तो मम्मी पापा से छुपा के करते हैं ना अपने दोस्तों को, है कि नहीं? वैसे करते भी हैं जिसको काम भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आप अगर आपके घर में आपकी मम्मी होगी, आपके पापा होंगे, अगर वो अपनी बेटी से बात कर रही होगी या अपने भाई से बात कर रही होगी, मम्मी पापा जिससे ही बात करो, वो क्या करते हैं, फेसबुक खोला, व्हाट्सअप खोला, व्हाट्सअप खोलने के बाद वहाँ पे हाँ बोला, हाँ और सब बढ़िया, कैसी हो, ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया, बस छोड़ दिया। अब ये ऑडियो उनको वहाँ मिल गया, अब वहाँ से यानी कि ऑडियो खेलते हैं। समझ में आ रहा है? तो व्हाट्सअप के जरिए, फेसबुक के जरिए डिजिटल ऑडियो ट्रांसमिशन भी हो रहा है, यानी कि मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंच रही है और आपकी आवाज़ मेरे तक आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से। डाटा को आप भी क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, अगर बड़े डाटा है उसको छोटा कर सकते हो। ये भी डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई। समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाओ, क्योंकि देखो मैं आपके कमेंट जरूर देख रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब हम एक काम करते हैं, जो आपको मैंने अभी बताया डिजिटल कम्युनिकेशन, उसका कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे समझ में आएगा, क्या केवल सर फोन ही इसका डिजिटल माध्यम है, मतलब इसका एग्जाम्पल है? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में। नाम सुना होगा आपने। मगर इस नियर फील्ड कम्युनिकेशन की जब बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड एक एप्लीकेशन बोल सकते हो है, जो किस पे काम करता है, ECMA, ठीक है, 340, ISO/IEC 18092 पर काम करता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन की जब हम बात करें, NFC आपने सुना होगा, ये एक वायरलेस कनेक्टिविटी है, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, दो डिवाइस को आपस में जोड़ करके एक शॉर्ट रेंज में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक गैजेट से दूसरे गैजेट में जो हम डाटा लेंगे वो ले सकते हैं। भाई अभी तक तो आपको पता है, भाई व्हाट्सएप पे तो क्या करते हो, व्हाट्सएप पे तो आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ भेजते हो ना, ऑडियो को भेजते हो, वीडियो को भेजते हो या बात करते हो। लेकिन मान लो कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपको फाइल लेनी है, तो कैसे यूज़ करोगे बिना इंटरनेट के? तब हम यूज करेंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आया समझ में? ये जो NFC है वो क्या यूज करता है, यूज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है, ठीक है, और इनेबल करता है दो डिवाइस को आपस में टच करने पर
मतलब दो डिवाइस को आपस में टच करके कम्युनिकेट किया जा सकता है। क्लियर है या नहीं है? यानी कि दो डिवाइस को कम दूरी पे रख करके हम एक डिवाइस के डाटा को दूसरे डिवाइस के डाटा में ट्रांसफर कर सकते हैं एनएफसी के जरिए। आप में से बहुत से लोगों के पास आजकल फोन में एनएफसी होगा। आप क्या कर सकते हो, यू टेक पिक्चर विद अ सेल फोन विद टैबलेट कैमरा। आप एनएफसी के जरिए क्या कर सकते हो, पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो। आया समझ में? इसके अलावा आप जो इमेज होगा वो कंप्यूटर, टेलीविजन या जो भी आपके पास आपका गैजेट है उसमें आप केवल सेट मतलब क्या कर सकते हो, टच करके आप अपना फोटो को ले सकते हो। जैसे मान लो टीवी है, आपके टीवी के अंदर में आपको मान लो क्या देखना है, आपको अपने फोन के अंदर में या लैपटॉप के अंदर में जो भी इमेज आपको टीवी पे देखनी है, आप एक काम करो, आपका टीवी और आपका फोन दोनों एनएफसी से क्या होगा, एनएफसी फीचर है तो आप फोन को केवल किस पे करो, टीवी पे कनेक्ट करो और सारे के सारे जो इमेज आपकी टीवी पे आएंगे, आराम से देखो। या फिर अगर मान लो आपका फोन में आपने बहुत सारी पिक्चर क्लिक कर ली, आप चाहते हो कि यार ये तो मेरा फोन भर जाएगा, आप क्या करो, उसको मैं लैपटॉप में डाल देता हूँ। तो लैपटॉप में डाटा केबल से डालोगे ना, या आप कैसे डालोगे, डाटा केबल से डालोगे, ब्लूटूथ से डालोगे। बट एनएफसी अगर होगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फोन लो, फोन को अपने लैपटॉप पे टच करो, आपका जो डाटा होगा, फोटो होगा, सब कंप्यूटर में चल जाएगा। सोचो कितनी अच्छी चीज है। क्लियर है? अगर मान लो आप गेम, अगर आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर के अंदर में गेम डाउनलोड करना है एक 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 सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो गेम तो बहुत हैवी फाइल होती है, बट हैवी फाइल भी मिनटों के अंदर में क्या होगा, एक फाइल से दूसरे फाइल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? आप बोल सकते हो कि लार्ज फाइल मतलब आप, ऐसा भी नहीं कि बस स्मॉल फाइल को, लार्ज फाइल को भी दो डिवाइस को आपस में टच करके, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आप केवल दो डिवाइस को टच करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एनएफसी का काम ये। अब आजकल जितने भी अच्छे अच्छे फोन है उन सभी में दिया जा रहा है एनएफसी। क्लियर है? एनएफसी का उपयोग और भी जगह करते हैं। आपको पता होगा आजकल दिल्ली मेट्रो भी क्या होता है, एनएफसी का यूज कर रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर कभी दिल्ली जाने का मौका मिले, ठीक है, तो आप दिल्ली जाइएगा तो मेट्रो जाइएगा, आप में वहाँ पे बहुत जगह पे क्या होगा, लिखा होगा एनएफसी गेट। और एनएफसी गेट हमेशा खुले रहते हैं। आपके पास कार्ड होगा, मेट्रो कार्ड, वो एनएफसी से काम करेगा। आप टच करो, आपका जो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो भी आपका पैसा कटना होगा वो कट जाएगा, वो सब एनएफसी के द्वारा। क्लियर है? तो सर एनएफसी में कौन कौन से और मतलब फील्ड हो सकते हैं? देखो, एनएफसी के अंदर में क्या है, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, दूसरा मोबाइल मार्केटिंग का यूज किया जा सकता है, मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं एनएफसी की जरा, सोशल नेटवर्किंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है? इसका उपयोग करके, एनएफसी का उपयोग करके अपनी गाड़ी में एनएफसी का यूज कर सकते हैं, एनएफसी टैग लगा होगा वहाँ पे, देखो आपका। दूसरा चेक इन, किसी भी होटल के अंदर में जाएंगे तो होटल में जो कार्ड मिलता है ना, वो एनएफसी होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है एनएफसी के बारे में। आजकल तो क्या हो रहा है कि जितने भी स्कूल गोइंग कॉलेज, जो होटल हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, उन सब में भी एनएफसी कार्ड बनता है। ठीक है? जिसमें टच करके आप केवल इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हो, दे सकते हो। क्लियर है? अब सर ये तो चलो पास की बात करें, छोटे दूरी के लिए। लंबी दूरी की बात करें तो लंबी दूरी का है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी। आरएफआईडी टेक के बारे में सुना होगा, आजकल बोल रहे हैं कि भाई यूज कर लो सभी टोल नाके पे। वो क्या होता है वो एक बार देखो। अगर हम बात करें एनएफसी के बारे में, तो एनएफसी थोड़े कुछ सेंटीमीटर पे काम करता है। एनएफसी के दो, एनएफसी में क्या होने, एनएफसी में दो यंत्रों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए कितनी, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। बट आरएफडी थोड़ी सी उससे दूर है, काम करेगी सेम में। आरएफडी जो यूज करेगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होगा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करेगी। ठीक है? लेकिन ऑब्जेक्ट जो होगा वो थोड़ी दूरी पे हो सकता है। आया समझ में? अब यहाँ पे जो आरएफडी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं पैसिव टैग कलेक्टर, एक बोलते हैं पैसिव टैग बोल लो, और एक को बोलते हैं एक्टिव टैग बोल लो। जो पैसिव टैग होता है, ठीक है, ये अपने एनर्जी के लिए नियर बाय आरएफडी रीडर्स के रेडियो वेव्स का यूज करता है। मतलब कि इसमें एक प्रकार का एक बड़ा मशीन सा रहता है, एक बड़ी मशीन रहती है, ठीक है, और दूसरा एक छोटा सा टैग रहता है। तो इन्फॉर्मेशन दोनों में होती है, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन दोनों में नहीं है। तो जो छोटा वाला पार्ट होगा वो जैसे ही बड़ा वाला जो रीडर के संपर्क में आएगा, तो रीडर से क्या करेगी, रेडियो वेव्स निकलेगी, और वो रेडियो वेव्स निकलने के बाद जो छोटा वाला जो आरएफडी टैग है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन को भेज देगा। जबकि अगर एक्टिव टैग की बात करें तो एक्टिव टैग में क्या होता है, इसमें जो है वो थोड़े बड़े होते हैं और कुछ मीटर्स लंबे, मीटर तक के लिए हो सकते हैं। इसमें दोनों के अंदर में क्या होती है, लोकल पावर के लिए बैटरी लगी होती है। क्या होती है? बैटरी लगी होती है, और ये कुछ 100 मीटर तक भी काम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो आप जो बता रहे हो समझ में आ गया, जब तक एग्जाम्पल नहीं बताओगे हम कैसे समझ। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो देखो, अगर आप कभी मॉल गए हो,
तो जब मॉल गए होगे तो देखो, आप कभी देखोगे कि जब मॉल में कोई भी अगर कोई कपड़ा होता है तो कपड़े पे एक गोल जैसा, यहाँ पे एक गोल जैसा देखा होगा, उसमें करेक्ट रहता है, वही है RFID टैग, समझ लो। आप जैसे ही क्या करते हो, उसको आप लेके आओगे, तो जो मॉल का जो एंट्री गेट होता है ना, एंट्री गेट होता है, जो एंट्री गेट बोल लो या एग्जिट बोल लो, एग्जिट एंट्री गेट पे नहीं, एग्जिट गेट पे, तो उसमें ना दोनों साइड में देखना एक बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े एक मशीन लगी होती है, वो RFID रीडर होता है। और जैसे जो कपड़े की बात करें, कपड़े में जो गोल सी चक्री होती है, वो जो होती है वो क्या होती है, वो भी RFD होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती। जैसे ही मान लो आप कपड़े को चुपके से ले जाओगे, चुपके से का मतलब चोरी से अपने बैग में डाल करके एग्जिट गेट से जैसे बाहर जाओगे, तो वो जो रीडर होता है ना, जो बड़ा सा, जो साइड में देखना, गेट के एग्जिट गेट के बगल में दोनों होता है, तो जैसे ही आप बगल में जाओगे, तो वो जैसे ही वो गोल वाला उस RFD रीडर के संपर्क में आएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी और टॉ टॉ करके आवाज आ जाएगा, फिर वहां बैठे दरबान को पता चल जाएगा कि आप चोरी से कुछ लेके जा रहे हो। समझ में आ रहा है ना, ये एक प्रकार का रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो आजकल इसका उपयोग गाड़ी में भी कर रहे हैं। गाड़ी में भाई लंबी जाम से बचने के लिए आपने वो RFD टैग लगा दिया, ठीक है, और आपने उसमें रिचार्ज करा लिया। अब जैसे टोल नाके पे जाओगे तो टोल नाके का जो रीडर होगा वो रीड कर लेगा आपकी गाड़ी के अंदर में लगे RFID को, और अगर उसमें पैसा होगा तो आपको जाने दे देगा अपने आप अपने जगह, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसी तरीके से बड़े बड़े अपार्टमेंट की बात करें तो उसमें यही यूज किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाता है। क्लियर है? या फिर आप बोल सकते हो कि सर ये जो उपयोग है ना आजकल जो है, ये जो एक्टिव टेक का उपयोग जो है आजकल बड़े बड़े देशों में जानवरों में लगा देते हैं। जानवरों का मतलब क्या होता है, मतलब पैरों में बांध देते हैं और बेड़े के चारों तरफ वो एक आप बोल सकते हो कि एक RFID रीडर लगा देते हैं। तो जानवर जैसे क्या करता है, बाहर जाता है, पता चल जाता है। बड़े बड़े शहरों के जेलों में कैदियों के पैरों पे क्या लगा देते हैं, यही तो RFD लगाते हैं, कि जैसे वो जेल से तोड़ के बाहर निकले, जेल से जैसे बाहर आए, लोगों को पता चल जाए। और जैसे उसको तोड़ भी नहीं सकता, जैसे वो तोड़ेगा आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये RFID का जो है कुछ कॉमन यूज होता है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि RFID और NFC क्या है। ठीक है, इसका उपयोग बहुत जगह कर रहे हैं। RFID का सोलर पैनल में बोल सकते हो, आर्ट गैलरीज में म्यूजियम में यूज कर सकते हो, ज्वेलरी टैगिंग में यूज करते हो, ज्वेलरी के डब्बे में डाल दिया। ठीक है, व्हीकल ट्रैकिंग में बोल सकते हो, स्कूल और कॉलेज जो जा रहे हैं उसमें भी बोल सकते हो। स्कूल और कॉलेज के अंदर में जो ऑफिस में लगे होते हैं ना, चाहे वो आप ये बोल सकते हो सर आईडी कार्ड बोल दो, या फिर जो चेक करते हैं वो बोल दो। हॉस्पिटल में, IT एसेट ट्रैकिंग में, लाइब्रेरी सिस्टम में, रिटेलर, मतलब सब जगह इसका यूज किया जा रहा है और कॉमन यूज है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन फैब्लेट के बारे में। ग्रीन फैब्लेट के बारे में आपने सुना होगा। ग्रीन फैब्लेट बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार का एक जो है लो कॉस्ट कॉम्बिनेशन फोन एंड टैबलेट। भाई फैब्लेट का हमने बना दिया है, फोन, मोबाइल फोन तो आपको पता है और टैबलेट भी आपको पता है। तो मोबाइल के फीचर्स को लेकर और टैबलेट को फीचर्स को लेकर के दोनों को आपस में मिला करके एक कम कीमत वाली एक प्रकार की मोबाइल डिवाइस बना दिया, और उस डिवाइस को हमने क्या बोल दिया, ग्रीन फैब्लेट दे दिया। और अब इस ग्रीन फैब्लेट जो है इसके अंदर में क्या यूज किया जाएगा, ग्रीन सिम यूज किया जाएगा। अब ग्रीन सिम का मतलब ये नहीं है कि हरे रंग का सिम होगा। पहले मैं बता दूं कि इसको जो लॉन्च किया गया है, इसे किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एराइड टॉपिक्स, यानी कि ICRISAT इरिसेट ने इसे लॉन्च किया है। ग्रीन सिम का मतलब समझ लो, यहाँ पे ये जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो ग्रीन फैब्लेट है ये बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज किया जाएगा। और इसका उपयोग हम कहाँ का किसको देंगे, हम किसानों को देंगे। भाई आपको पता होगा कि किसान जो है वो किसमें, हमेशा बरसात में, सूखे में, मिट्टी में, कीचड़ में रखता है। और ऐसी कंडीशन में यार उसके पास फोन, अगर इसके पास टैबलेट होगा तो वो तो ऑब्वियसली खराब होगा। तो एक फीचर तो ये भी है कि ये जो है ग्रीन फैब्लेट जो है ये क्या होगा कि ये इसमें मतलब ये वाटर प्रूफ होगा। दूसरी तरीके से ये काफी मतलब गंदा होने पर भी ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो ग्रीन फैब्लेट है ये किसानों को क्या करेगा, रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देगा। रियल टाइम का मतलब कि किसान चाहे तो जो रियल टाइम में जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो उससे क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। किसकी इंफॉर्मेशन देगा, जो भी आपका जाकर के मार्केट के अंदर में जो भी क्रॉप्स है उनकी प्राइस क्या है, आए समझ में, उसकी प्राइस क्या है। साथ में
जो मिट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वेदर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे वो देगा। और अच्छी बात ये है कि हिंदी और इंग्लिश में तो देगा, लेकिन जो भी लोकल चैनल, लोकल भाषा होती है ना, उस लोकल भाषा के अंदर में ये जो ग्रीन फैब्रिक होगी वो उसे इंफॉर्मेशन देगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है छोटे किसानों के लिए। अब भाई किसान को नहीं पता चलता कि उसकी क्रॉप की कीमत कितनी है, मार्केट में क्या भाव चल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इसके जरिए मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होगी क्रॉप्स की, वो क्या कर सकता है, इसको पता कर सकता है। साथ में ई नाम के जरिए, ई नाम एक एप्लीकेशन आपको याद होगा मैंने बताया था, ई नाम के जरिए वो अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी उसके पास गुड्स होंगे, माल होंगे, ठीक है, वो ई नाम में जाकर उसे क्या कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, वहां से इसे बेच सकता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बोलूं कि जो ग्रीन फैब्रिक होगा वो छोटे किसानों के लिए काफी लाभदायक होगा। आए समझ में? और ये जो ग्रीन सिम की बात करें तो ग्रीन सी जो है वो एक स्पेशल सिम है जिसे किसने, इसी सेट ने किया है, और एयरटेल और इफ्को किसान संचार लिमिटेड ने मिलकर आपस में किया है। क्लियर है? तो छोटी सी इंफॉर्मेशन कोई जरूरी नहीं। ये है ग्रीन फैब्रिक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे और 3D प्रिंटिंग के बारे में। 3D प्रिंटिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं है इजी, पर कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलो हम 3D प्रिंटिंग आखिर क्या है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अभी हाल ही के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है जल्द ही औद्योगिक पैमाने पर 3D प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति लेके आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है जल्द ही औद्योगिक पैमाने पर, मतलब आप बोल सकते हो कि इस पे एक लार्ज, मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पर 3D प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के एक नीति लेके आएगा। अगर हम अपने भारत की बात करें तो अभी हमारे भारत में जो 3D प्रिंटिंग है उतने अच्छे लेवल पे नहीं है। बड़े बड़े फॉरेन कंट्री की जब हम बात करते हैं तो वहां पे 3D प्रिंटिंग जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे काम करी जा रही है। और ये जो पॉलिसी जो आएगी, ये जो नीति अगर हम लेके आएंगे, वो जो है आपके जा करके हमारे देश के अंदर में एक क्या करेगा, एक इकोसिस्टम डेवलप करेगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट और जो है डेवलपमेंट जो होगा वो 3D प्रिंटिंग के लिए कंट्री में हेल्प करेगा। यानी कि ये पॉलिसी जो है जो डिजाइन को लेकर के, 3D प्रिंटिंग को लेकर के एक अच्छा, एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जो हमारे देश के अंदर में क्या होगा, अच्छी क्रांति लेके आएगा, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि देखो, और साथ में क्या करेगा कि जो भी यहाँ पे हमारे जो इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में जितने भी और लीडर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, 3D प्रिंटिंग के फील्ड में काम करेंगे, उन्हें क्या करेगा, इंकरेज करेगा, उन्हें क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ग्लोबल बेसिस पे क्या करे, वो 3D मैन्युफैक्चर करे। और साथ में इस नीति की, ये जो नीति आएगी उससे क्या होगा कि जो भी अभी हम डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए जो भी हम क्या कर रहे हैं, मतलब प्रिंटेड जो मटेरियल हम क्या कर रहे हैं दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, उसमें भी कमी लाएगा। ऑब्वियसली सी बात है कि अभी 3D प्रिंटिंग की जब हम बात करें, 3D प्रिंटिंग क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको 3D प्रिंटिंग समझ में नहीं आएगा, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगी। देखो, जैसे अगर मान लो कि जो भी चीजें हम बनाते हैं, कोई भी चीज हम बनाते हैं, जैसे कि हम बात करें ये पेन की बात कर लो या इस माउस की बात कर लो, तो यार इस माउस को बनाने के लिए इसका एक कोई ना कोई फर्मा तो यूज होगा, प्रोटोटाइप तो बनाया होगा ना, उसी के बाद तो उसको गला के कोई प्रोसेस बनाया होगा। तो इसको बनाने में काफी टाइम लगता है और उसके डिजाइन को बनाने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि ये मैनुअल, ये ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिक बनेगा, कंप्यूटर बना दिया और बन गया, नहीं ना, इसको बनाने के लिए मैनुअल बनाना पड़ेगा, और मैनुअल और थोड़ा मैनुअल में यार थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें काफी टाइम लगता है। अगर टाइम लगता है तो फिर इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। लेकिन भाई अगर 3D प्रिंटिंग में हमने क्या किया, केवल कंप्यूटर पर डिजाइन बना लिया, अच्छा फटाफट फटाफट 10 मिनट के अंदर में, भाई इसके सांचे को बनाने के लिए हमें क्या, हम 1 घंटा में बना सकते हैं क्या? नहीं ना, हमें तो टाइम लगेगा ना, उसका सांचा बनाओ, फरवा बनाओ। लेकिन मैं बोलूँ उसका डिजाइन कंप्यूटर पे बना दो, तो मुश्किल से अगर अच्छा जो मतलब जिसको हाथ उठ अच्छे से बना बैठा होगा या जो ग्राफिक डिजाइनर होगा वो 10 मिनट में बना देगा, और 10 मिनट में बना देगा तो जल्दी प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी कॉस्टिंग 3D प्रिंटिंग में करेंगे तो क्या होगा, आपका जा करके काफी कम कॉस्टिंग आएगी, और काफी कम कॉस्टिंग आएगी तो ये जो है सस्ते में बिकेगा। तो जो फॉरेन कंट्री वाले जितने भी लोग हैं वो 3D प्रिंटिंग के जरिए सारी चीजें बना रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग कम आती है और हम लोग क्या करते हैं, वहां से मंगा लेते हैं। तो अगर ये नीति अगर आ गई और हमारे भारत के अंदर में अगर हमने 3D प्रिंटिंग को अच्छे तरीके से और इंकरेज कर लिया, तो हम क्या करेंगे, जो इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देश से वो भी हम कम करेंगे।
क्लियर है कि नहीं है? तो अब ये अगर हम बात करें सर 3D प्रिंटिंग आखिर होती क्या है वो बता दीजिए। देखो, अगर हम बात करें 3D प्रिंटिंग का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल। कोई भी चीज की बात करें तो आप कोई भी चीज अगर आप देखते हो तो वो 3 डायमेंशनल देखते हो। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत हम किसी भी डिजिटल डिजाइन को हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हम आपके फिजिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सपोज करो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे प्रिंटर तो आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज अगर मान लो कोई इमेज बना रहे हैं, कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, मैंने बना लिया, अब उसकी इमेज निकालने के लिए हम प्रिंटर डालते हैं, प्रिंटर से क्या निकल जाता है, प्रिंटर आ गया, प्रिंटर से उसकी इमेज आ गई 2D में। लेकिन 3D प्रिंटिंग मशीन एक अलग सी मशीन होती है ना, वो अलग अलग तरीके से काम करती है, मैं आपको अभी बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में हम कोई भी 3D डिजाइन बना लिए, और 3D जैसे मान लो कि इसका हमने डिजाइन बना लिया, ठीक है, इसका डिजाइन बना लिया, इस पूरे जग का डिजाइन बना लिया, और जग का डिजाइन बनाने के बाद अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो इसकी प्रिंटिंग मशीन अलग आती है, जिसमें हमने इसका मटेरियल, जैसे ये ग्लास है मान लो, ये इसमें से ये प्लास्टिक का है और ये कांच का है, तो अब हम इसमें 2 प्रकार के मटेरियल का यूज करेंगे। आए समझ में? आप पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और या फिर सॉलिड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा आगे कि किस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो वो प्रिंटिंग मशीन क्या करेगा, इसका प्रोटोटाइप बना देगा, मतलब ये पूरी तरीके से जो है 3D प्रिंटिंग के द्वारा ऐसे का है ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सोचो कम समय में हमने क्या कर लिया, हमने इसका निर्माण कर लिया, ठीक है, तो हमने निर्माण कर लिया तो कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो ये होता है कि 3D प्रिंटिंग में हम डिजिटल डिजाइन का उपयोग करके, ठीक है, कुछ सामान को मिला करके हम उसका फिजिकल जो है ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। अब इस प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये निकल जाएगा। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल का यूज करेंगे, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो पाउडर हो, ध्यान दीजिएगा। अब ये भाई जैसे ये प्लास्टिक का बना है, हमें ऐसा नहीं कि हम केवल कांच बना सकते हैं, हम प्लास्टिक के सामान का भी बना सकते हैं, हम लोहे का मटेरियल भी बना सकते हैं। मतलब जो भी चीज बनाए, जो भी जिस वस्तु का जो मतलब जिस भी सामग्री का वो वस्तु है, हम प्रॉपर बना सकते हैं। तो हम 3D प्रोसेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, 3D प्रोसेस के जरिए हम किसी भी लिक्विड को लेकर के, पाउडर प्लास्टिक को लेकर के, मेटल और सीमेंट को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर रख करके क्या कर सकते हैं, उसको आपस में जोड़ करके किसी भी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। ये जो है 3D प्रिंटिंग है। क्लियर है? अब इसमें हम कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें हम किस किस मेथड का यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं पहला क्या, मटेरियल एक्सट्रूशन। इस प्रोसेस की जब हम बात करें तो इस प्रोसेस में हम इस प्रोसेस में सॉलिड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, उसको क्या होता है, उसको गलाते हैं, उसके बाद उसे लगातार ठंडा करके सॉलिडिफाई करके हम सॉलिड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम क्या किसी भी सॉलिड थर्मोप्लास्टिक को, सॉलिड थर्मोप्लास्टिक समझ में आ रहा है? थर्मोप्लास्टिक भाई प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। तो यहाँ पे हम सॉलिड थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करके, मटेरियल का यूज करके उसको गला करके फिर ठंडा करके इसका उपयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया ये जो है, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ अंडर, यानी कि ये जो होती है ये एक ही प्रक्रिया से होती है, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM। और साथ में से क्या बोल सकते हैं, फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन। ये जो है सिर्फ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के मतलब विधि से बना सकते हैं। यानी कि इसमें हम सॉलिड प्लास्टिक को गर्म करेंगे फिर ठंडा करके बनाएंगे, एक मोटा मोटी। दूसरा क्या है गाइस, दूसरा जो है वो है वेट पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो होता है ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, एक प्रकार का रेजिन है, ठीक है, रेजिन समझ में आता है ना। हम इसमें क्या करते हैं, रेजिन को हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के द्वारा हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। जो रेजिन है वो क्या है आपका, एक फोटोपॉलीमर रेजिन होता है, इसका एक टैंक होता है, रेजिन निकल रहा है और उसको हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रोशनी रेडिएशन डाल करके उसको हम हार्ड कर लेते हैं। तो ये जो फोटोपॉलीमर और लाइट एक्टिवेट रेजिन जो है
वो क्या होता है, इसके अंदर में एक प्रकार का ऐसा गुण पाया जाता है जो लाइट के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाता है, अपने अपने भौतिक मतलब अपना जो फिजिकल स्टेट है उसे चेंज कर देता है। और ये जो है आप दो प्रकार से कर सकते हो। पहला क्या होगा, स्टीरियो लिथोग्राफी के द्वारा बना सकते हैं, जिसमें हम पॉइंट लेजर का उपयोग करेंगे। पॉइंट लेजर का मतलब ये जो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें वो। और दूसरा जो है वो है डायरेक्ट लाइट प्रोसेसिंग यानी कि DLP, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं क्या देने के लिए, आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देने के लिए। क्लियर है, दो तरीका हो गया। तीसरा जो हो गया वो हो गया पाउडर बेड फ्यूजन। इस प्रोसेस के जरिए हम क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। जो सोर्स होगा एनर्जी का वो हम थर्मल एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो होगा क्या होगा कि इसमें पॉलीमर्स का यूज करते हैं, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल है, छोटे छोटे कण, उनको आपस में मिला करके हम क्या कहते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि पाउडर पाउडर फॉर्म में जो भी सामान होगा उसे क्या करेंगे, हम थर्मल एनर्जी दे करके हम उसको सॉलिड सब्सटेंस में बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, पाउडर बेड फ्यूजन। देखो ये जो है बेसिकली पॉलीमर्स है। जो पहला वाला है पाउडर बेड फ्यूजन, पॉलीमर डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे हैं, वो पॉलीमर्स प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। जबकि दूसरा वाला जो है पाउडर बेड फ्यूजन, ये मेटल के लिए है। यानी कि दोनों प्रोसेस सेम ही है, दोनों प्रोसेस सेम ही में, बट ये कुछ पॉलीमर्स होंगे छोटे छोटे, कोई भी हो सकता है, और ये मेटल है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, अब ये जो विधि होगी पाउडर बेड फ्यूजन मेटल्स वाली, ये दो प्रकार का मतलब इसे हम दो प्रकार से बोल सकते हो। जैसा देयर आर डिफरेंट विजन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यूजिंग डिफरेंट एनर्जी सोर्स। पहला क्या है, इसमें डायरेक्ट मेटल लेजर यूज करेंगे यानी कि DMLS यूज करेंगे। और दूसरा जो होगा SLM यानी कि सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग का यूज करेंगे। और उसके बाद हम यूज करेंगे क्या, EBM यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग का। क्लियर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा गाइस प्रोसेस दैट यूज थर्मल सोर्स, ठीक है, इंक्लूड द फ्यूजन बिटवीन मेटल पाउडर पार्टिकल। ये दोनों मेटल पाउडर के पार्ट को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल जेटिंग। देखो मटेरियल जेटिंग जो होती है वो इसको बहुत आसान सा है। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ड्रॉप करके मेटल्स को डालेंगे, जो भी मटेरियल होगा उसको करेंगे, उसको आसानी से ठंडा करेंगे। जैसे कि जो हमारा ये काम करता है, जो प्रिंटर काम करता है ना, तो जो प्रिंटर काम करता है ठीक उसी तरीके से जो मटेरियल जेटिंग है वो काम करता है। प्रिंटर में क्या करते हैं भाई, प्रिंटर में जैसे भी कोई भी अगर आप कोई प्रिंट निकालते हो तो वो क्या ड्रॉप करके तो आता है ना, बूंद बूंद करके, तो से वो इंक जैसा होता है, इंक आ गया। और आपका जो भी आप प्रिंट निकाल रहे हो उस पर उसकी इमेज आ जाती है। आप जैसे फोटो की बात करें, समझो आसानी से समझो, जैसे मान लो प्रिंटर से आपको फोटो निकालनी है, तो आपको पता है कि इसमें इंक होता है, और इंक उसमें जा करके एक बार जाएगा, ड्रॉप करके उसको क्या करता है, वो आपके इमेज को बनाता है। और जैसे ही फोटो निकालते हो वो हल्का गीला रहता है, उसको सुखाते हो फिर जाके वो हार्ड होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो मटेरियल जेटिंग MJ तकनीक जी जो बात कर रहे हो उसमें यही होता है। जो स्टैंडर्ड इंकजेट आपका प्रिंटर होता है बस वही समझ लो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम एक लेयर ना करके उसके ऊपर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर मतलब ड्रॉप करके बनता है, बट लेयर बाय लेयर बनते रहता है। इज इट क्लियर है? और जो ड्रॉप ऑन जो डिमांड है वो भी सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर वाले में तो एक सेमी मेटल का लेयर हो गया, बट इसमें नीचे वाले में क्या होता है कि इसमें एक जो होता है वो एक मटेरियल का प्रिंट हो गया, और दूसरा उसका सपोर्ट जो मटेरियल होता है उसका हो गया। मतलब दो प्रकार के मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये सिंपल सा है इसकी टेक्निक। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उतना भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा काम था बताना, थोड़ा बहुत समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है 3D प्रिंटिंग के। तो यार एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है 3D प्रिंटिंग के। जैसे 3D प्रिंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है ऑटो और मोटर स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। जैसे इंजन बनाने में, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ लग्जरी व्हीकल, टरबाइन ब्लेड बनाने में। तो 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके हम भाई जो मोटर के जो पार्ट्स होते हैं, मोटर इन द सेंस जो जितने भी ऑटोमोबाइल्स जो फील्ड है ना उसकी बात कर रहा हूँ, उसके जो भी पार्ट्स होंगे वो बनाए जा सकते हैं। जैसे इंजन का निर्माण हम इस विधि से कर लेंगे, भाई हमने अच्छे तरीके से इंजन बना लिया कंप्यूटर पर ही, और कंप्यूटर पे बनाने के बाद मेल्टिंग जेट 3D प्रिंटर के द्वारा हमने इसका पूरा का पूरा प्रोटोटाइप बना लिया। सोचो कितना अच्छा है। दूसरा, किसी भी लग्जरी व्हीकल की बात करें तो उसका इंटीरियर और बाहरी जो भाग है, अंदरूनी और बाहरी भाग हम अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। कितनी अच्छी तरीके से कार डिजाइन होगी। भाई खिलौने के फील्ड में भी बात कर सकते हैं। आजकल देखो जितने भी चाइनीज खिलौने आते हैं,
अब आप सोचो कि यार चाइनीज पुराने कितने सस्ते और कितने अच्छे होते हैं, भाई साहब ये सब 3D प्रिंटिंग का कमाल है। अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने करंट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था अस्मी, अस्मी जो हमने पिस्तौल बनाई है डीआरडीओ, तो अस्मी अस्मी का जो ऊपर वाला जो सेगमेंट बना है, नीचे वाला सेगमेंट, वो 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया है। आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हो कि भारत स्वदेश में निर्मित अस्मी नामक जो जो रिवॉल्वर है, जो मशीन गन है, वो 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनी है। या जो टरबाइन का जो ब्लेड आता है वो भी हम बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग के द्वारा। क्लियर है इसका? और इट इज ऑलरेडी बीइंग यूज इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी हम 3D प्रिंटिंग का यूज कर ही रहे हैं। यूएस और इजराइल एयर फोर्स जो है वो 3D प्रिंटर का यूज करके वो क्या कर रही है, स्पेयर पार्ट्स बना रही है। मतलब जो भी एयरक्राफ्ट बोल लो, मिसाइल्स बोल लो, इन सब के जो भी पार्ट्स होंगे वो जो है 3D प्रिंटिंग के द्वारा बना रहे हैं। तो ये सोचो यार, 3D एक तो ये 3D प्रिंटिंग के द्वारा क्या कॉस्टिंग कम आएगी, दूसरे हम अच्छे नैनो पार्टिकल का यूज करेंगे, नैनो मटेरियल का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हल्के भी होंगे और मजबूत भी होंगे। तो ये कुछ फायदे हैं किसके, आपके 3D प्रिंटिंग के। इसके अलावा गाइस इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्लोथिंग, टॉयज, ज्वेलरीज, इन सब में भी यूज कर रहे हैं। भाई ज्वेलरीज की बात की जाए, आजकल आपको क्या लगता है, अगर आप टीवी और सीरियल देखते होगे, अभी जैसे कोरोना का टाइम है, सभी लोग घर में बैठे हैं, ठीक है, तो भाई घर में बैठने के बाद अब क्या हुआ ना, मैं आपको सही बताऊं, अगर आप कोरोना में घर में बैठे होगे, आपको तो पता है कि घर में बैठोगे रिमोट आपके हाथ में आएगा नहीं, कोई रिमोट नहीं आने वाला आपके घर में। रिमोट आपकी वाइफ, आपकी मम्मी और आपके बहन के हाथ में होगा। अब करना क्या, ऑप्शन तो है नहीं, बस बैठे रहो। तो उसमें जो है, अगर लॉकडाउन बैठे होगे तो 3-4 सीरियल का तो नाम आपको ही पता हो गया होगा, आपको भी इसके करेक्टर के बारे में पता चल गया होगा। तो अब आपने एक चीज देखा होगा, अगर सीरियल देखते होगे तो सीरियल के अंदर में जितने भी लोग हैं, मतलब वहां पे जितने भी एक्ट्रेस होती हैं, घर में भी रह के इतने बड़े बड़े कान के, इतने बड़े बड़े गले वाले जो है पहन के रखती है। तो घर में जैसे मैं भी था, मैं भी देख रहा था, तो घर में बोलती है, कैसे पहन के रहती होगी इतने भारी भारी। अरे भाई वो दिखने में भारी होते हैं बट वो भारी नहीं होते हैं। 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम क्या, नैनो पार्टिकल का यूज करके हम ज्वेलरी बना सकते हैं, यानी कि हैवी दिखने वाली जितने भी जो भी आभूषण होते हैं, उनको हम हल्के से हल्के मटेरियल के द्वारा बना सकते हैं। तो सोचो क्या, अब कान में चाहे इतना बड़ा पहनो या इतना बड़ा पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखने में भी सुंदर लगेगा, हल्का भी है और बॉडी के अंदर भी वेट नहीं आया। तो सोचो कितना फायदा हुआ इस 3D प्रिंटिंग के द्वारा, इस लेडीज को भी इतने सजे सवर के रहती हैं। अगर टीवी से नहीं देखते हो तो अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, देख लेना महिलाएं कितने आभूषण पहन के निकलेगी, तो आप भी सोच के तंग आ जाओगे, इतनी भारी भारी कैसे पहन सकती। तो भारी जो होता है वो 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल का उपयोग करके बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल अच्छा था, ठीक है। प्रिंटेड जो है सर्किट बोर्ड, जो भी आपके लैपटॉप में यूज होता है, ठीक है, आपके टीवी में जो यूज हो रहा है, वो भी हम 3D प्रिंटिंग के द्वारा बना सकते हैं। क्लॉथिंग, हम कपड़ा बना सकते हैं। टॉयज के बारे में तो चलो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा गाइस जितने भी फैशन वर्ल्ड हैं आजकल, जैसे नाइक हो गया, एडिडास हो गया, ये जो जूते बनाने वाले कंपनी है, ये क्या कर रही है, 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं अपने जूते का। मतलब प्रोटोटाइप्स का मतलब क्या, कि उन्होंने क्या किया, डिजाइन बना लिया कंप्यूटर पे, उसका प्रोटोटाइप्स बना लिया 3D प्रिंटिंग के द्वारा, देखने में खूबसूरत हो गया, पता चल गया कि हाँ यार ये जूता जो है देखने में कैसा लग रहा है। और प्रोटोटाइप बना लिया है, मतलब मॉडल बना लिया है, अब वो मॉडल को क्या करेगा, कारखाने में भेज करके अब उसको चमड़े का बनाना स्टार्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है यार, कितना आसान सा है, समझ में तो आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गाइस मेडिकल साइंस की जब हम बात करें, तो मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम आने वाले समय में, अभी तो नहीं बोलूंगा, आने वाले समय में हम बॉडी के ऑर्गेन, बॉडी के पार्ट्स क्या कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम बना सकते हैं। जैसे मान लो किसी का हाथ नहीं है, तो हम 3D प्रिंटिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हाथ का निर्माण कर सकते हैं। तो वो हाथ होगा प्लास्टिक का ही, किसी और मटेरियल का, लेकिन देखने में बिल्कुल भी आपको नेचुरल हाथ के जैसा लगेगा। क्लियर है। जिसके पैर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम उसका पैर डेवलप कर सकते हैं। ओरिजिनल पैर नहीं बाबा, मतलब किसी भी मटेरियल का पैर जो हल्का हो और क्या हो, आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर हम रोबोटिक्स के माध्यम से और भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें हम क्या कर लेंगे, हम उसको बॉडी से सेट करा लेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जिसके 3D प्रिंट के। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आने वाले समय के अंदर में कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसमें भी हम बना सकते हैं। भाई साहब 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके हम किसी भी घर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, हम लेयर पे लेयर कंक्रीट डाल के हम क्या करेंगे, हम
महज 48 घंटे में हम किसी भी घर का निर्माण कर सकते हैं। अब आप ये मत पूछना क्या सर हम 50 माला जो है क्या हम बुर्ज खलीफा जो 48 घंटा में बना लेंगे? नहीं बाबा, हम एक छोटा रहने लायक घर जो होता है, हमारे यहाँ पे ना घर बनने में लाख मतलब साल भर लगते हैं, लेकिन अगर आप कभी कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, तो वहाँ पे ना मतलब घर परचेज करो और अपने उस घर को उठा करके अपने प्लॉट पे ला के रख लो, ऐसा होता है। तो हम 3D प्रिंटिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम 48 घंटे के अंदर में हम घर बना सकते हैं। कितना आसान सा है, क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस इंडिया में अभी क्या स्कोप है, तो ध्यान रखना गाइस, इंडिया जो है अभी इसमें यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज में है। हम अभी 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में अभी आगे नहीं बढ़े हैं। हाँ, सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार बहुत सारी नीतियां बना रही है, जैसा कि मैंने आपको इस टॉपिक के पहले ही बताया कि जो है 3D प्रिंटिंग को लेकर के सरकार अब नई नीतियां बना रही हैं, जिसमें कई इंस्टीट्यूट खोलेंगी। क्योंकि भाई अगर मान लो 3D प्रिंटिंग के बारे में लोगों को ज्ञान हो भी जाए तो मटेरियल कहाँ से आएगा? मटेरियल भी तो नहीं आएगा ना। लेकिन ध्यान रखना, अब बोलोगे सर अगर हम चाहते हैं छोटा छोटा कोई प्रोटोटाइप बनाना, तो क्या हम बना सकते हैं? हाँ जी, आप 20 से 25 हज़ार रुपये में आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पर आप 3D प्रिंटर मंगा लो और उसी का क्या होता है, उसी का मटेरियल भी मिल जाएगा आपको प्लास्टिक का। आप घर बैठे छोटे छोटे खिलौने को आप डिज़ाइन करो। अगर आपके पास घर में डिज़ाइनर है, 10,000 20,000 में डिज़ाइनर मिल जाएगा, वो करके आप क्या कर सकते हो, 50 से 60 हज़ार रुपये में आप अपने घर पर क्या कर सकते हो, 3D प्रिंटिंग लगा करके आप छोटा मोटा खिलौना बना सकते हो। ये है, आप यूट्यूब पे भी देखना, बहुत सारी वीडियो है, ये बना सकते हो मतलब, पर अच्छी क्वालिटी का नहीं, लेकिन लो क्वालिटी का बना सकते हो। जैसे याद होगा पहले जब हम लोग मेला घूमने जाते थे तो वहाँ पे आते थे ना गदा टाइप का, प्लास्टिक का गदा, उसको दबाओ तो पिचक जाता था, वैसे खिलौना बना सकते हो 3D प्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है, अभी फिलहाल जो है हमारे इंडिया की बात करें तो एरोस्पेस हो गया या फिर डिफेंस सेक्टर हो गया, इस सब जगह पे अभी आना बाकी है। तो ये हमारे इंडिया की तस्वीर है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या कंप्लीट कर दिया, 3D प्रिंटिंग कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है, वाईफाई। भाई वाईफाई तो यार अच्छी चीज़ है। वाईफाई क्या है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये वाईफाई आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना। अभी करंट में आपने पढ़ा होगा पीएम वानी। अब पीएम वानी का वाईफाई से क्या लिंक है सर? बताऊंगा बाबा, बहुत बड़ा खासा लिंक है। वाईफाई नहीं पढ़ना, पीएम वानी पढ़ना है। लेकिन पीएम वानी पढ़ोगे तो उसमें वाईफाई का जिक्र होगा, तो थोड़ा बहुत वाईफाई क्या होता है वो भी देख लो। तो देखो, वाईफाई की अगर हम बात करें तो इट इज अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूज रेडियो वेव्स टू अलाउ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि कम दूरी के अंदर में रेडियो वेव्स के जरिए हम बहुत ही उच्च मात्रा में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके थ्रू? वाईफाई के थ्रू। वाईफाई का फुल नाम क्या होता है मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। अब वाईफाई क्या करता है, अलाउ करता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसको बोल सकते हो, विदाउट केबल और वायरिंग, जिससे क्या होगा कि आप अपने घर में क्या कर सकते हो, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से इंटरनेट से जोड़ सकते हो बिना किसी वायर या केबल के। क्लियर है? वाईफाई की जब हम बात करें तो वाईफाई कैन बी यूज प्रोवाइड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस फॉर मेनी मॉडर्न डिवाइस लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन, है ना, टैबलेट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग कंसोल, ये सभी का उपयोग क्या कर, जैसे वाईफाई का यूज करके इन सभी को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के जरिए। ठीक है, हाँ, आप बोल सकते हो कि वाईफाई सर्विस को इनेबल करने के लिए आपको इंटरनेट से क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, हॉटस्पॉट बोलते हो। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आपके उस एरिया के अंदर में वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन चालू हो जाएगा। आए समझ में? और वाईफाई की यूज की बात करें तो ये वाईफाई जो है वो फ्रीक्वेंसी का जो यूज करती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में यूज करती है। तो बस ये याद रखना, ठीक है। दूसरा, वाईफाई अब दो प्रकार की होते हैं, एक को बोलते हैं ओपन प्रोटोकॉल और एक को बोलते हैं क्लोज प्रोटोकॉल। तो जो ओपन प्रोटोकॉल होता है वो एवरीवन के लिए होता है, और क्लोज प्रोटोकॉल जो होता है वो केवल रजिस्टर्ड के लिए होता है। मतलब वाईफाई दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन प्रोटोकॉल जिसको जो सबके लिए खुला होता है। जैसे अगर आप रेलवे पे जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, या फिर अगर आप एयरपोर्ट पे जाओगे, कैफे पे जाओगे, तो वहाँ सबके लिए फ्री है। आप जाइए, केवल आप क्या कीजिए, आप वाईफाई ऑन कीजिए और आप
कनेक्ट कर लीजिए, तो वो है ओपन प्रोटोकॉल। दूसरा क्लोज प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है, वाईफाई में पासवर्ड होता है, आप अपना पासवर्ड प्रोवाइड करके रखते हो इसके थ्रू। तो अब पहले जो है ओपन प्रोटोकॉल जो था वो सभी जगह पे मतलब पब्लिक एरिया पे था, लेकिन होता क्या था कि सभी लोग उसका मिसयूज कर रहे थे, किसी को धमकी दे देना, किसी को क्या, क्योंकि भाई वाईफाई है तो आईपी एड्रेस तो उसी का जाएगा। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब ऐसी जगह पे क्या हो गया, क्लोज प्रोटोकॉल तो नहीं है, बट उन्होंने क्या नंबर रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ का जो वाईफाई का यूज आप तभी कर पाओगे जब आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराओगे, ताकि अगर कोई गलत काम अगर आपके फोन से हुआ हो, आपके लैपटॉप से किसी को गलत संदेश दिया गया हो, तो भाई पता चल पाए कि हाँ आपके कंप्यूटर से किसी को गलत मैसेज भेजा गया। तो वो सुविधा के दृष्टिकोण से आप क्या करते हैं, आपका नंबर लेते हैं, तो नंबर एज अ पासवर्ड के जैसे यूज होता है वहाँ पे। और इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, 100 से लेकर के 50 Mbps हो सकती है, इससे भी बढ़ सकती है। जो सबसे पहला वाईफाई था ना, वो सबसे पहला वाईफाई था नुई, क्या नाम था उसका, नुई। नेक्स्ट है गाइस, अब वाईफाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि वाईफाई से रिलेटेड जो है एक न्यूज है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब वाईफाई से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा, पीएम वाणी। पीएम वाणी अगर आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। पीएम वाणी का फुल फॉर्म बोल सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। ये क्या है, सुनो एक बार गाइस। हाल ही में देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पीएम वाणी यानी कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की है। यानी कि पीएम वाणी क्या है, एक प्रकार की योजना है जो पूरे देश के अंदर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होगी वो प्रोवाइड कराएगी। इस योजना का उद्देश्य कनेक्टिविटी विकल्पों को बढ़ावा देने और डिजिटल पहुंच में सुधार के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर वाईफाई हॉटस्पॉट तैनाती करना है। तो यानी कि इसके अंतर्गत पूरे देश में जो होगा, प्रधानमंत्री योजना के तहत पूरे देश में अब वाईफाई लगाए जाएंगे। यानी कि अब आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी कॉफी शॉप में, ऐसी जगह पे केवल वाईफाई की जरूरत नहीं। अब आप कहीं भी जाओ, आप पूरी तरीके से इंटरनेट, आप किसी गली कुचे में भी जाओगे तो भी आपको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, है ना, कितनी अच्छी बात। यानी कि अब आपके पास फोन में नेटवर्क हो ना हो, लेकिन आप कहीं भी जाइए आपको नेटवर्क कनेक्शन मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ये बोल सको, मान लो कि आप जो है अपनी वाइफ से या अपने घर से दूर हो और बोलो हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये अगर योजना आ गई तो आने वाले समय में सारी जगह पे नेटवर्क होगा। आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी वाइफ जरूर बोलेगी अच्छा ठीक है, ये नहीं लग रहा ना, वो जो पीएम वाली जो जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको ऑन करके बात करो, तो आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। यार क्या करें, ध्यान रखें, इन सबके लिए जो है आपके पास दिमाग होना स्टार्ट हो, दिमाग चाहिए, आगे से बढ़ सकते हैं। क्या दिमाग लगाओगे मैं बाद में बताऊंगा। तो ये देखो पीएम वाणी समझ में आ गया, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊं, हालांकि जैसे यहाँ तो मैं वाईफाई वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब ये वाईफाई जब हम शॉर्ट डिस्टेंस में जब यूज करते हैं ना, शॉर्ट डिस्टेंस जैसे कि कुछ कुछ मीटर तक, तब उसे वाईफाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन पूरे शहर, पूरे गांव, पूरे देश में अगर हो जाए तो उसे हम वाईफाई नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कोई मुझे कमेंट करके बताना, क्लियर है। चलो मैं ही बता रहा हूँ, उसे वाई मैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वाई मैक्स। क्या वाईफाई और वाई मैक्स कहीं आए तो घबराना मत। वाई मैक्स वाईफाई कम दूरी के लिए होता है, वो वाई मैक्स जो होता है वो एक पूरे के पूरे कैंपस, गांव, शहर के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी क्या इस योजना के तहत हम क्या कर सकते हैं, देखो इस योजना में सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से स्थानीय किराना, पड़ोसी की दुकान में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क और एक्सेस पॉइंट स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। मतलब ये कि जो पहले जानते थे, पहले पीसीओ होता था, पीसीओ का मतलब समझ में आ रहा है, गली गली में होता था कॉल करने के लिए। तो अब ये वाईफाई के तहत हर एक गली में, हर एक दुकान में, जो छोटी छोटी दुकान है ना, उनमें भी क्या होगा, ये वाईफाई नेटवर्क वहां पे स्टेबल कर दिया जाएगा, एक्सेस पॉइंट हो जाएगा, तो वहां से वाईफाई कनेक्शन लिया जा सकता है। आए समझ में। अब आप सोच, जैसे इस पीडीओ को पब्लिक कॉल ऑफिस की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। मतलब ये जो पीएम वाणी है, पहले जो पीसीओ होता है ना, उसी के तर्ज पे हो रहा है। अब आप बोलोगे सर पीसीओ में तो पहले पैसा लगता था, कि क्या अब इसमें पैसा देना पड़ेगा? तो भाई इसमें कोई भी लाइसेंस नहीं, कोई भी शुल्क या पंजीकरण शामिल नहीं होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और सामने वाले को कोई स्कीम मिल सकती है, जो रखेगा उसको, उसके लिए कोई स्कीम जो होगी वो लगा सकते हैं। क्लियर है।
पीएम वाणी, इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं लाईफाई। अभी लाईफाई क्या है? देखो वाईफाई के जैसे लाईफाई भी, ये भी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, बट लाईफाई की जब हम बात करते हैं तो लाईफाई जो है, इसको पूरा नाम क्या है लाईफाई का? लाइट फिडिलिटी, और वाईफाई क्या नाम है? वायरलेस फिडिलिटी बोल सकते हो। तो लाईफाई जो है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है। क्या है आपका? जाके विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है, ठीक है। तकनीक के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन की वायरलेस विधि की सुविधा प्रदान करता है, और ये वाईफाई से 100 गुना तेज हो सकता है। भाई उसमें तुम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे थे वाईफाई में, बट यहाँ पे हम लाइट की फ्रिक्वेंसी का यूज करेंगे। आपको ही पता है कि जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है, साउंड की फ्रिक्वेंसी कई गुना तेज जो होती है वो कौन होती है? आपकी जाकर के ये होती है, मतलब लाइट की होती है। तो लाइट के थ्रू जब हम इंटरनेट भेजेंगे तो सोचो कितनी स्पीड होगी। ऑब्वियसली सी बात है, एक सेकेंड की बात करें, एक सेकेंड में आप 15-20 GB के मूवी को डाउनलोड कर सकते हो केवल एक समय में। और कॉस्टिंग की बात करें तो वाईफाई से बहुत कम कॉस्टिंग होगी। ये वाईफाई से जो है वो क्या हो सकता है? 100 गुना तेज हो सकता है। और यह एलईडी बल्ब जैसे सॉलिड स्टेट लाइटिंग का उपयोग करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल लाइट होगी, एलईडी जितनी लाइट होती है ना, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? लाईफाई को हम, मतलब इंटरनेट को हम बना सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो देखो हम क्या करेंगे कि इट इज यूज इन एयरलाइंस। भाई इसका उपयोग हम एयरलाइंस में यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि भाई एयरलाइंस में हम यूज नहीं कर सकते रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से। भाई रेडियो वेव जो होती है वो क्या होती है? रडार में कुछ इंटरफेरेंस कर सकती है। इसी कारण से आप बोल सकते हो कि जैसे ही आप फ्लाइट में बैठते हो तो आपको वहाँ बोल दिया जाता है कि भाई आपने जितने भी अपने मोबाइल फोन लैपटॉप सबको ऑफ कर दें, ताकि कोई कोई सिग्नल में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अगर लाईफाई का यूज इंटरनेट के लिए करेंगे तो भाई यहाँ पे तो लाइट से मतलब है, कोई भी मतलब नहीं है रडार से या फिर रेडियो वेव से। तो ये जो है आपका जाके एयरलाइंस फील्ड में काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। लाईफाई इज यूज इन अंडर सी। भाई इसका उपयोग आप पानी में भी कर सकते हो। लाईफाई का यूज पानी के अंदर भी क्या कर सकते हैं हम? पानी के अंदर भी लाइट ट्रेवल करती है, आपको पता होगा। तो वहां भी पानी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, इसका उपयोग हम ऑपरेशन थिएटर में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, क्योंकि लाइव वेव जो होगी वो क्या होगी? जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको इफेक्ट नहीं करेगी, या बोल सकते हो थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगी। अब भाई सर हॉस्पिटल में कैसे? देखो अगर हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे, जैसे सीटी एंजियोग्राफी होती है, एमआरआई होती है, इस सब में ना जो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करने पे अगर हम वहाँ पे अगर हम वाईफाई का यूज करेंगे तो क्या होता है? कनेक्शन में बाधा आ सकती है, इमेजिंग प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे? लाइट का यूज करेंगे, तो लाइट से कोई मतलब नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं जो होगा बेनिफिट होगा किसमें? लाईफाई जो होगा हॉस्पिटल में भी बेनिफिट होगा। दूसरा, लाईफाई कैन बी अप्लाइड इन द ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। हम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब भाई ट्रैफिक की जो आपका जो कार्स की जो हेडलाइट्स होती हैं, या फिर जो भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें जहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी बहुत डेंजरस हो सकती है, नहीं हो पाएगा यहाँ पे। भाई केमिकल फैक्ट्री के अंदर में रेडियो वेव नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर हम वहाँ पे तो वाईफाई का यूज हम बहुत कम करेंगे। वहाँ फोन ले जाना भी मना होता है, भाई पता होगा ना आपको। बहुत जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो देखना पेट्रोल पंप पे वहाँ पर क्या लिखा होता है? वहाँ लिखा होता है कि मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है। अब लोग क्यों? भाई पेट्रोलियम की बात करते हैं, अगर मोबाइल फोन पे बात करोगे तो रेडियो वेव्स आ रहा है उसमें, समझ में आग पकड़ सकती है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप कहाँ पे हो, पेट्रोल पंप पे हो, और आपका फोन बज रहा है, या तो साइलेंट मोड पे कर लो। मैं तो बोलूंगा कि फ्लाइट मोड पे कर लो, इतना कोई करता नहीं है। लेकिन अगर मान लो फोन आ भी जाए तो उसको उठाना मत। बहुत लोग तो भाई कान पे लगाए बात भी कर रहे हो, पेट्रोल भरा रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। कई वीडियो इंटरनेट पे पड़ी है, यूट्यूब पड़ी है, जिसमें लिखा होगा पेट्रोल पंप पे आग लग गया, फोन का जैसे यूज किया, कॉल आया, रिंग उठाया, आग लग गई। तो ये तो चलो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो क्या होगा? रेडियो वेव के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो सकते हैं। तो वैसी जगह पे लाईफाई जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है, ठीक है। इसका उपयोग हम ऑफिस में कर सकते हैं, होम में कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी चीज का अगर फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है, ठीक है। तो हम प्रो ऑफ लाईफाई और कॉन्स दोनों, हम प्रो और कॉन्स दोनों हम देख लेते हैं कि क्या है लाईफाई के। भाई पहली बात, किसकी स्पीड। भाई अगर हम बात करें, पहला जो फायदा है वो स्पीड है।
लाइट की जो स्पीड होती है वो मैं बोल सकता हूँ कि रेडियो वेव से कितनी भाई 100 मतलब 1010000 टाइम्स जो होगी वो 10,000 गुना जो है वो स्पीड से चलती है। तो भाई यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगा वो बहुत फास्टर होगा, 100 टाइम फास्टर होगा वाईफाई से। और ये डाटा को क्या कर सकती है, 24 GB/सेकेंड जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। बहुत होता है 24 GB, बहुत होता है। समझ में आ रहा है, बहुत का मतलब बहुत हो सकता है। तो सोचो ये एक तो इसका बेनिफिट है। दूसरा ये एक तो सबसे क्या है, एक तो सरल है और दूसरा सबसे सस्ता है। भाई वाईफाई के लिए तो बहुत रेडियो वेव्स बनाना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें चाहिए उसके लिए, है ना। आपके पास उसका मॉडेम होना चाहिए, इन सब में खर्चा हो जाता है। लेकिन वाईफाई की बात करें तो यार ये तो बहुत चीपर होगा भाई से। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल एलईडी बल्ब जो देख रहे हो आप, जो यूज कर रहे हो, उससे आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट दे सकते हो। आप सोच रहे हो कि भाई अब आपने घर के अंदर में क्या कर दिया, आपने आपने बिना राउटर मॉडेम के क्या कर दिया, आपने बस लाइट मतलब एलईडी बल्ब जलाया, उससे इंटरनेट आ गया। अब लोग ऐसा एलईडी बल्ब से कैसे आएगा, भाई उसका भी मैकेनिज्म है, उसको भी समझना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको समझने की जरूरत मैकेनिज्म नहीं है, बस आपको ये पता करने की जरूरत है कि वाईफाई होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं। दूसरा सिक्योरिटी, भाई रेडियो वेव्स जो होगा इंटरसेप्ट किया जा सकता है, पीपल कहीं बाहर में हैक मारा जा सकता है। देखो कि भाई मान लो मैंने यहाँ वाईफाई लगाया, तो वहाँ यहाँ वाईफाई लगाने के बाद ये जो मेरा वाईफाई सिग्नल है वो मेरे घर से बाहर भी जा रहा है। और आजकल छोटे छोटे बच्चे वाईफाई का पासवर्ड कनेक्ट कर लेते हैं यार। तो आपका जो वाईफाई का कनेक्शन है वो क्या हो सकता है, मतलब गलत तरीके से यूज हो सकता है। गलत तरीका को मतलब देखो लोगों को पता नहीं है। जैसे मान लो मेरा वाईफाई है, मेरे वाईफाई का पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया और किसी का फोन चोरी कर लिया, और किसी को फोन चोरी करने के बाद गलत कुछ नहीं करना है उसको, ईमेल सीएम को, जितने भी सीएम है या पीएम को केवल एक मेल कर दिया, और मेल कौन सा फिट दिया कि हम आपको ये कर देंगे, यहाँ बॉम्ब है, वो डिजिटेड है। तो भाई पीएम का अगर मान लो ईमेल, पीएम के पास ईमेल आ रहा है और सीएम के पास ईमेल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी बेस पे लेंगे ना। तो भाई प्रायोरिटी बेस पे लिए देखा कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो मैसेज ईमेल आया किससे, किस फोन से आया, किस नेटवर्क से आया, सब पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वाईफाई के नुकसान भी हैं, मतलब अगर कोई हैक कर ले तो। बट ये जो है ये वाईफाई को भाई एक घर के अंदर में अगर ये है तो उसे आसानी से, लाइट को कौन भाई, रेडियो फ्रिक्वेंसी को तो आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, लाइट को क्या करोगे, लाइट को करके भी कोई फायदा नहीं होगा। लाइट को किसमें चेंज करोगे वापस, समझ में आ रहा है। तो वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो होगा हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि वाईफाई का प्रो जो है वो ये सारे सारे, लेकिन फायदे हैं तो नुकसान भी है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें एबिलिटी की, अगर बात करें कि भाई कैसे आएगा सर, अगर कैसे आएगा तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो होगा कहीं भी, अगर आप जनरल पब्लिक की बात करें, जो स्ट्रीट लाइट होती है, बिल्डिंग लाइट्स होती है, जितने भी है उन सबसे सबसे इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है। मतलब जहां भी लाइट है वहां से इंटरनेट आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके नुकसान के बारे में कि सर इसका नुकसान है, हाँ भाई फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। क्या क्या नुकसान है देखो इसका। पहली बात तो लिमिटेड रेंज। भाई लिमिटेड रेंज का मतलब आपको पता है कि रेडियो वेव्स जो है वो दीवार को चीर के भी जा सकती है, लेकिन लाइट तो नहीं जा सकती ना। मान लो कि लाइट आ रही है, उसके बीच में कोई वॉल आएगी तो क्या होगा, अवरोध हो जाएगा, लाइट पास नहीं कर पाएगी। तो ये इसका एक मेन जो है वो एक आप बोल सकते हो एक कि नुकसान बोल लो, कुछ भी बोल लो, कि लाइट जो होगा वो क्या नहीं कर सकती, जो भी दीवार होगी इसको छेद पार करके नहीं जा सकते। हालांकि ये देखा जाए तो ये एक अच्छा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन भाई लिमिटेड रेंज भी तो हो गई। मान लो कि अगर आपने वाईफाई लगा लिया, ठीक है, तो आपको हर एक कमरे में वो कनेक्शन देना पड़ेगा। भाई आपके घर में 3 कमरे हैं तो तीनों में कनेक्शन तो आएगा नहीं। अभी तो वाईफाई लेते हो तो आप एक घर में रख दिए, बीच में आपके पूरे घर में वाईफाई से आ गया, बट वाईफाई तो नहीं आएगा ना। तो ये इसका प्रो कौन, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये है, मतलब अगर आपके घर में मतलब पूरे 10 कमरे हैं तो 10 में क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कि ये जो टेक्नोलॉजी अभी नई है, तो जितने भी डिवाइस होंगे हमारे पास वो उसके लिए क्या नहीं होंगे, मतलब भाई वाईफाई का तो हमारे पास सिस्टम है यहाँ पे कि हाँ भाई आपने ऑन किया और आ गया, लेकिन सारे के सारे सिस्टम्स में अभी यूज नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि अभी नई तकनीकी है तो आने वाले समय में कैसे आएगी क्या नहीं आएगी वो भी तो हम देखेंगे ना। नेक्स्ट हम ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं कि सर जब वाईफाई बता दिया तो ब्लूटूथ क्या होता है वो बता दो। भाई ये बहुत आसान सा है। ये क्या है, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है गाइस, ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या वो भी क्या करती है, शॉर्ट रेंज में क्या करती है, डाटा को ट्रांसमिट करती है।
यूज़ करती है शॉर्ट वेवलेंथ, आया समझ में। और ये जो है 2.4 से 2.48 गीगाहर्ट्ज का यूज़ करती है, ठीक है। ये इसमें क्या है, दो लोगों को मतलब इसमें दो डिवाइस के बीच में क्या बनाना पड़ता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाना पड़ता है, पैन का यूज़ करना पड़ता है। इसे इन्वेंट किया था किसने, जो टेलीकॉम वेंडर है ना, इरिस्कॉन, इरेशन जो कंपनी आई थी फ़ोन की, वो 1984 में। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल, और एक होता है पैसिव और मैनुअल प्रोटोकॉल। एक्टिव और ऑटोमेटिक जो प्रोटोकॉल होती है उसमें बार बार पेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मेरा फोन, जैसा मेरा स्मार्टफोन और मेरा ये जो क्या है ईयरबड है, इसे जो है ये एक्टिव और ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल पे काम करता है। मैं इसको जैसे डिब्बे से बाहर निकालूंगा, ये मेरे फोन से लैपटॉप से आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, मुझे बार बार कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये आपका ब्लूटूथ स्पीकर, आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करो, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो पैसिव और मैनुअल प्रोटोकॉल होता है उसमें बार बार पेयर करने की आवश्यकता होती है। तो सिक्योरिटी पर्पज से जो पैसिव और मैनुअल प्रोटोकॉल होता है वो काफी अच्छा होता है। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे आज हमने बात की कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब आगे हम और बात करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया किसके बारे में, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो चलो आज की क्लास यहाँ रखते हैं। आप आज भी बहुत सारी चीजें आपने जाना, उसको नोट अच्छी तरीके से बना लेना, आगे हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।